अब वह सिर्फ उस आदमी से सीधे भिड़ना चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप सिर झुका लिया और चुपके से ओनशाओ को देखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैंने नहीं कहा था कि वह भी आएगा? वह कहाँ गया? ओनशाओ भी शूशू की उसके प्रति शत्रुता भांप सकती थी, बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस शर्मिंदगी भरी मुस्कान दे दी। तुयेन हुयेन को आइसक्रीम खानी थी, इसलिए वह बच्ची के लिए आइसक्रीम लेने लाइन में लग गया। शूशू ने अचानक ओनशाओ का चेहरा देखा और उसके मन में भाभी के लिए और भी ज्यादा दया उमड़ आई। स्वभाव से वह कोमल और शालीन थी, लेकिन अब उस कोमलता और शालीनता में कुछ और भी घुल गया था, एक दबी हुई उदासी जिसे वह महसूस कर सकती थी। बच्चे को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए शूशू ने बस एक आज्ञाकारी हुंकार भरी और अपनी जगह पर वापस लौट आई। लेकिन मन ही मन वह महंचुस मियानजियांग को कसकर दांत पीस रही थी और उसका हिसाब करना चाहती थी। शूशू कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक रुक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे तीखी हो गईं। दूध चाय की दुकान के दरवाजे की तरफ देखते हुए ओनचाओ का चेहरा पल भर के लिए उतर गया। उसके चेहरे के भाव और भी अजीब हो गए। उसे लगा था कि शूशू इसलिए इतनी दुश्मन की तरह पेश आ रही है क्योंकि वह आया है। वह मुड़कर देखने ही वाली थी कि पीछे से एक थोड़ी कड़वाहट भरी आवाज गूंजी, शूशू, क्या तुम्हें अभी भी चैन से चाय पीने की फुर्सत है? मैंने जो काम दिया था वह पूरा हुआ या नहीं? लियू ली, क्या तुम बाज आओगी या नहीं? आज छुट्टी का दिन है। शूशू का चेहरा बिगड़ गया, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा अपने बाल फुला ले। उसने तीखी नजरों से उस बोलने वाले को घूरा। ओनशाओ ने मुड़कर देखा, तब जाकर साफ पता चला कि आने वाली लियू ली थी, एक छोटी सी नई अभिनेत्री जो पहले भाभी के साथ एक ही कंपनी में गाती थी और वह भी असली गायिका की राह पर चल रही थी। ये भाभी ओन नहीं है। भाभी घर पर रहकर चुपचाप पति की मदद करती, बच्चे पालती तो अच्छा था। यहाँ शूशू को ढूंढने क्यों आई है? लियू ली के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन बातों में व्यंग्य का जहर था। ओनशाओ कुछ कह भी नहीं पाई थी कि उनके पास खड़ी शूशू पहले ही भड़क उठी। लियू ली, अपने काम से काम रखो, आज काम का दिन नहीं है। यहाँ खड़े होकर व्यंग्य मारना बंद करो। भाभी चलो यहाँ से, यहाँ एक पागल कुतिया बकवास कर रही है, इससे हमारा मूड खराब होगा। शूशू ने इतना कहकर हुयेन हुयेन और ओनशाओ का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी, लेकिन लियू ली ने एक कदम आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। उसने ओनशाओ को घूरते हुए होठों पर एक अय्याश मुस्कान खिलाई। भाभी आप इतनी दुबली क्यों हो गई हैं? जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है क्या? अगर मुश्किल है तो एक बार बोल देती, मैं थोड़ी बहुत भिक्षा भी दे सकती हूँ। भला हो मेरे इस नेक दिल का। देखो ना, शूशू अब भी मेरे नीचे छोटे मोटे काम कर रही है। जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है ना, सही कह रही हूँ ना? शूशू का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह लियू ली को देखती रही, एक शब्द भी नहीं बोली। चाओ ने अचानक मुड़कर शूशू को देखा। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। यह तो सबको पता था कि छोटे मोटे काम करना मतलब मजदूरी बेचना है। भला कंपनी शूशू से यह सब कैसे करवा सकती है? लेकिन अभी यह सब पूछने का सही वक्त नहीं था। ओनशाओ ने मुड़कर लियू ली को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह अब भी मुंह खोलने ही वाली थी कि शूशू ने पहले बोलना शुरू कर दिया। कंपनी के साथ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वह इस महीने के अंत में खत्म हो जाएगा। उस वक्त मैं खुद ही आजाद हो जाऊंगी। बस यही उम्मीद है कि कोई जितना ऊंचा चढ़े गिरे उतना ही दर्दनाक। अगर भाभी दोबारा मनोरंजन जगत में वापस आई तो कुछ लोगों को सोते में भी डर के मारे नींद उड़ जाएगी। यह सुनकर लियू ली का रंग उड़ गया। दरअसल उसे ओनशाओ से मनोवैज्ञानिक डर था। आखिर पहले ओनशाओ ने पूरे 1 साल उसे दबाए रखा था। उस दौर में उसे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन लियू ली ने जल्दी से अपने होठों पर मुस्कान सजा ली। उसने ओनशाओ को हिकारत भरी नजरों से देखा। वापस आना, यह तो सबसे बेकार का मजाक है जो मैंने आज तक सुना है। कौन सी कंपनी एक बीती हुई कलाकार को साइन करेगी जिसके साथ एक बच्चा भी हो? बच्चे की बात चली है तो भाभी आपकी बच्ची भी ठीक ठाक है ना? आप सोच सकती हैं। उसे नई पीढ़ी की उभरती गायिका बना लो। लियू ली ने पूरी हेकड़ी के साथ कहा, यहाँ तक कि वह सब भूल भाल कर चिकोटी काटने के लिए भी झुकने लगी। वान वान के छोटे से गाल पर से अपना घटिया हाथ हटाओ। अगर तुमने उस बच्ची को छुआ तो मैं सितार छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह रुलाऊंगा जहाँ रोने के लिए भी कोई कंधा नहीं मिलेगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वह तेज कदमों से ओनशाओ के सामने आ गया। हाथ में जो आइसक्रीम थी वह तीनों को थमा दी। फिर वह लियू ली के सामने खड़ा हो गया। ओनशाओ और वान वान को अपनी पीठ के पीछे कर लिया। लियू ली एक झटके से चौंक गई। उसका शरीर भी खुद ब खुद 2 कदम पीछे हट गया। लगता है जब वह गुस्से में होता है तो उसका दबदबा बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन लियू ली ने खुद को संभाला। जब उसने उसे गौर से देखा तो अचानक हंस पड़ी। अरे यह तो वही बेकार गोरा मुंह निकला। मैं सोच रही थी कोई और है। तो तुम हो? सार्वजनिक जगह पर तुम मारपीट करोगे? तुम कमजोर तू। उसने मुड़कर ओनशाओ को देखा। आंखों में सवाल था। साफ पूछ रहा था कि यह लड़ाकू औरत कहां से आई है। यह पहले वाली कंपनी की गायिका है। मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ मिलेगी। उसके गुस्से का दबदबा शायद दूसरों पर असर न करे, लेकिन ओनशाओ को थोड़ा डर लग रहा था। जब उसने देखा कि वह उसे ही देख रहा है तो उसने हल्के से सिर झुका लिया। ओनशाओ को इस हाल में देखकर उसकी भौहें और भी कस गईं। मन ही मन एक लंबी सांस भरी। ओनशाओ से कुछ और नहीं पूछा। वह मुड़ा। ऊपर से नीचे तक गायिका लियू ली को घूरता रहा। मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना, तुम्हें जानता भी नहीं। बस इतना जानता हूँ कि समझदार कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। उसने बहुत गंभीरता से कहा कि तुम रास्ते से हट जाओ। यह सुनकर लियू ली का लहजा और भी कड़वाहट से भर गया। इंसान को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं? हुआ यांग बॉय ग्रुप के दिए त्यान चेंग की तुम रोज चापलूसी करते हो, दिन भर उन्हें शराब पिलाने ले जाते हो और अब यहाँ आकर बड़े आदमी का नाटक कर रहे हो। उसने उन दोनों नामों के बारे में सोचा। आखिरकार याद आया कि ये दोनों कौन हैं। ये युआन झू के पहले वाले बॉय ग्रुप के सदस्य थे। मनोरंजन जगत छोड़ने के बाद युआन झू फिर से लॉन्च होना चाहता था, इसलिए वह अक्सर उन्हें शराब पर बुलाकर चापलूसी करता था, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तुम
दोनों की बात मैं भी नहीं भूलूंगा। अगर अभी भी इसी तरह मेरे रास्ते में आती रही तो मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। इसके लिए मुझे मत कोसना। लियू ली ने उसे एक तिरछी नजर दी, लेकिन चुपचाप रास्ते से हट गई। उसने पीछे खड़ी ओन शाओ का हाथ थाम लिया, शुशु के साथ सीधे बाहर की तरफ चल दिया। लेकिन जब वे लियू ली के पास से गुजरे तो लियू ली ने अचानक फिर से ओन शाओ से कहा, अफसोस है कि कुछ लोग अब कभी गाना नहीं गा पाएंगे। ओन शाओ, इस महीने के अंत में मेरा नया गाना रिलीज होने वाला है। इतना कहकर लियू ली खुशी से ठहाका लगाकर हंस पड़ी। ओन शाओ भला मेरे बराबर कहां? लियू ली की इतराती आवाज वहां मौजूद सबके कानों में गूंजती रही। शुशु का मन कर रहा था कि अभी दौड़कर उसके एक तमाचा जड़ दे। साफ पता था कि भाभी ओन गाना पसंद है और अब वह गा भी नहीं सकती। उसने जो कहा वह दिल पर नमक छिड़कने जैसा था। उसके कदम भी एक पल के लिए रुक गए। उसने लियू ली को गहरी नजर से देखा, फिर बिना किसी भाव के चेहरे के साथ बाहर की तरफ चलता रहा। ओन शाओ ने कुछ नहीं कहा, बस होठ भींच लिए। लेकिन तभी एक बच्चे की कच्ची सी आवाज गूंजी। वह आवाज साफ और दृढ़ थी, मेरी माँ तुमसे बहुत अच्छा गाती है, तुम बहुत बुरी हो। सब एक पल के लिए ठिठक गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह छोटी सी बच्ची अभी अपनी माँ की तरफ से बोल उठेगी। वह एक पल के लिए रुका, फिर हौले से मुस्कुरा दिया। मन ही मन उसने सोचा कि इस छोटी सी की हिम्मत तो देखो। वैसे तो वह उसकी बेटी थी, अंदर से अभी भी थोड़ा डर था। तुयेन हुयेन ने जैसे ही यह कहा, उसके मन की सारी तलखी 9वें आसमान पर जा पहुंची। उसने लियू ली की प्रतिक्रिया की परवाह भी नहीं की। वे सब इस विवाद की जगह से निकल गए। पूरा ग्रुप एक रेस्तरां पहुंचा। ओन शाओ और शुशु साथ बैठकर बातें करने लगे। पहले जब रास्ते में चल रहे थे तो कुछ बातें थीं जो उसे परेशान कर रही थीं, लेकिन पूछ नहीं पाई। अब आखिरकार बैठने का मौका मिला। आसपास कोई अजनबी नहीं था। उसने शुशु का हाथ थाम लिया और आखिरकार वह सवाल पूछ ही लिया जो वह काफी समय से पूछना चाहती थी। तुम लूली के यहाँ छोटे मोटे काम क्यों कर रही हो? और बहन युन का क्या हुआ? वह अब भी क्या कर रही है? बहन युन मातायनी ओन शाओ की पहले की मैनेजर थी। उम्र करीब 40 के पास थी, लेकिन वह हमेशा बहुत अच्छी रही थी। ओन शाओ का सवाल सुनकर शुशु उसके जाने के बाद की निराशा छुपा नहीं पाई। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि बहन युन को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने बहुत देर तक काम ढूंढा, लेकिन मिला नहीं। फिर उनकी माँ बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उन्हें अस्पताल में माँ की देखभाल के लिए लगातार रुकना पड़ता था, इसलिए उन्हें बस एक घरेलू काम की नौकरी ही मिल पाई। ओन शाओ को नहीं पता था कि बहन युन की जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई है। उसकी आंखें धुंधली हो गई। मन में बहन युन की काम करते वक्त की छवि कौंध गई। वह दिन कितना दृढ़ और फुर्तीला था। पूरा दोनों चुप रहे। ओन शाओ ने होठ भींच लिए। उसे पता था कि यह सब उसी की गलती है। अगर वह इतनी जिद्दी न होती तो बहन युन का यह हाल न होता। उन्होंने उसकी खातिर न जाने कितनी बार कंपनी के आदेशों का विरोध किया था। जब तक उसका करियर चमक रहा था कंपनी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन वह खुद ही सब छोड़कर चली गई बिना पीछे देखे। यह सोचा जा सकता है कि बहन युन के साथ कैसा बर्ताव हुआ होगा। माहौल थोड़ा भारी हो गया। खाना खत्म होने के बाद शुशु ने थोड़ी देर और ओन शाओ से बातें की, फिर जल्दी जल्दी चली गई। ओन शाओ का मन अभी भी उदास था। वैसे तीनों ने मिलकर यह तय किया था कि आज शाम युयेन को अम्यूजमेंट पार्क ले जाएंगे, लेकिन अब उसका मन बिल्कुल नहीं था। वह खुद ही उसके मन का हाल भांप सकता था। कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं कह पाया। दरअसल वह भी नहीं समझ पाया क्यों। शुरू में ओन शाओ जैसे किसी ने नशे में डुबो दिया हो। उसने ठान लिया था कि उसे शादी करनी है। न युआन झू को पता था न उसे। ओन शाओ घर जाना चाहती थी। वह अकेले में चैन पाना चाहती थी। लेकिन जब उसने युयेन की उम्मीद भरी आंखें देखी तो मन बदल गया। युयेन को निराश न करने के लिए आखिरकार तीनों अम्यूजमेंट पार्क चले गए। बच्ची बहुत खुश थी। यह उसका पहली बार अम्यूजमेंट पार्क आना था। उसने उसका हाथ पकड़ा और अंदर दौड़ने लगी। ओन शाओ ने भी अब खुद को संभाल लिया। वह नहीं चाहती थी कि आगे चलकर जब युयेन पहले अम्यूजमेंट पार्क की याद करे तो उसकी माँ की तस्वीर उदास हो। तीनों ने पहले मेरी गो राउंड का मजा लिया, फिर कुछ और राइड्स भी किए। कब शाम ढल गई पता ही नहीं चला। अम्यूजमेंट पार्क में रंग बिरंगी रोशनियां जल उठी। आखिरी राइड थी सन व्हील, जब वह छोटी युयेन और ओन शाओ साथ सवार हुए। ओन शाओ ने दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। युयेन उसकी गोद में सो चुकी थी। सन व्हील धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। नीचे चमचमाती इमारतें दिखने लगी। जमीन पर बिखरी रंग बिरंगी रोशनियां धीरे धीरे छोटी होती जाने लगी। लेकिन जो बात वह नहीं जानता था वह यह थी कि ओन शाओ भी पहली बार अम्यूजमेंट पार्क आई थी और पहली बार सन व्हील पर बैठी थी। उसकी बादाम सी आंखें उत्सुकता से बाहर की तरफ देख रही थी। उन आंखों में रोशनी की चमक थी। वह खिड़की के बाहर निहार रही थी। वह उसे देखता रहा। शायद उसे उसकी नजर का एहसास हुआ। उसके कानों की लौ धीरे धीरे लाल हो गई। उसने उसे एक रूठी सी नजर से देखा। यह पहली बार था जब उसने उसकी ऐसी आंखें देखी थी। कुछ सह नहीं पा रहा था। सन व्हील की अपनी रोशनी उसके नाजुक चेहरे पर पड़ रही थी। उसे अचानक लगा जैसे आंखें चुंधिया गई हों। सन व्हील अभी भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। तभी चारों तरफ से महल की दीवारों के पीछे से लगभग एक ही पल में एक साथ आसमान में आतिशबाजी छूट पड़ी। जब आतिशबाजी खिली उस पल में उसने साफ देखा उन शाओ के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान खिल उठी। वह मुस्कान दिल की गहराइयों से आई थी। देखते ही उसका पूरा वजूद हिल गया। सन व्हील अब धीरे धीरे चोटी पर पहुंच रहा था। आतिशबाजी और भी साफ नजर आ रही थी। उन शाओ का खूबसूरत चेहरा और भी मनमोहक लग रहा था। तुम्हें अब पहले जैसा डरने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज आतिशबाजी की आवाज में थोड़ी दब गई। ओन शाओ को साफ सुनाई नहीं दिया। उसने मुड़कर उसे देखा हैरानी के भाव के साथ। वह उसकी तरफ नहीं देख रहा था। आसमान में बिखरी आतिशबाजी निहारता रहा। हल्के से बोला, तुम बहुत ज्यादा नरम हो। यह अच्छा नहीं है। लोग फायदा उठाते हैं। तुम्हें अब पहले जैसा डरने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ तुम गाना चाहती हो। मैं यह भी
जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ करना चाहती हो, बेफिक्र होकर करो। हुयन हुयन की जिम्मेदारी मेरी है। उनशाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर 2 गर्म आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने होठ भींच लिए, पलकें झपकाए बिना उसे एकटक देखती रही। उस नजर में गहरी उलझन और जटिल भावनाएं थी जो उसे अपने में डुबोती जा रही थी। वह तुरंत इन तनाव में आ गया। समझ नहीं आया कि सब ठीक चल रहा था तो अचानक रो क्यों पड़ी। तुम कौन हो? उनशाओ उसे एकटक देखती रही। उन बादाम सी आंखों में आंसुओं का समंदर था। आवाज साफ थी, ज्यादा ऊंची नहीं, लेकिन उसके दिल में गूंजती रही। वह चुप हो गया। माहौल धीरे धीरे शांत होने लगा, जैसे आतिशबाजी की आवाज भी कहीं खो गई। काफी देर बाद वह उसे धीरे से मुस्कुराया, फिर बोला। आवाज में अचानक थोड़ी भर्राहट आ गई। मैं लू फान हूँ। उनशाओ उसे देखती रही। उसकी मुस्कान ने उसके दिल की धड़कन बेकाबू कर दी, जैसे कोई हिरण बेतहाशा दौड़ रहा हो। उसका जवाब उसकी सोच से बिल्कुल परे था। उसने उसकी वे बिल्कुल साफ, रोशनी से भरी आंखें देखी और आंसू और तेज बह चले। उसने अपने दोनों घुटने समेट लिए और उनमें सिर छुपा लिया। सिसकते हुए बोली, हाँ, तुम लू फान ही हो। तुम नहीं होते तो और कौन होता? चलो मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। एक अनाथालय में एक छोटी सी बच्ची थी। वह बहुत शर्मीली थी, लेकिन उस अनाथालय में हमेशा एक बड़ा भाई था जो उससे 1 साल बड़ा था, जो उसकी रक्षा करता था। एक दिन कुछ लड़कों ने उसे तंग किया तो वह भाई उसके आगे आ गया। उस पूरे वक्त में उसने हमेशा उसकी रक्षा की, उसे जरा भी तकलीफ न होने दी, लेकिन खुद चोटों से भर गया। उस वक्त उसकी नजरों में वह 1 साल बड़ा भाई पूरा आसमान था। लेकिन फिर वह भाई गायब हो गया और बरसों बाद जब वह बड़ी हुई तो उस भाई से फिर एक बार मिली और उसने उससे शादी करने की कसम खा ली। यह सुनकर वह थोड़ी देर के लिए ठहर गया। अब आखिरकार उसे कुछ बातें समझ आ गई। ओनशाओ ने सिर उठाया। आंखें आंसुओं से भरी थीं, पूरी तरह अकेली और बेचारी लग रही थी। आखिरकार उसने अपने दिल की सबसे गहरी बात कह ही दी। कोई उसकी जिद को नहीं समझता था। सब यही समझते थे कि वह काबिल नहीं, लेकिन वह खुद हमेशा मानती रही कि जो वह कर रही है वह सही है। लेकिन नतीजा इतना बुरा निकला। उसने भी अनगिनत बार पछताया था। जब तक अभी का यह इंसान उसकी जिंदगी में नहीं आया। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं लू फान हूँ। बस इतना काफी था। वह अचानक समझ सका ओनशाओ के मन का हाल। उसकी आंखों में कोमलता और अपनापन देखकर ओनशाओ खुद को और रोक नहीं पाई, सीधे उसकी बाहों में समा गई। हुयन हुयन की जगह छिन गई। वह हल्के से चौंक कर जाग गई। आंखें अभी भी नींद में डूबी थीं। अनमनी सी नजरों से अपनी माँ को देखा जो उसकी जगह घेरे बैठी थी। वह नन्ही सी पूंछ एक पल के लिए ठिठकी, फिर खुशी से उछलते हुए एक हाथ से बाबा को और एक हाथ से माँ को कसकर पकड़ लिया। दोनों के गालों पर जोर जोर से चुंबन दिए। आज हुयन हुयन का सबसे अच्छा दिन है। उसने अपनी बाहों में 2 बड़ी सुंदरियों और एक नन्ही सुंदरी को देखा और हंसी रोक नहीं पाया। जिंदगी की राह अच्छी दिशा में जा रही है, बस यही काफी है। लेकिन कुछ योजनाएं थोड़ी बदलनी होंगी। आतिशबाजी धीरे धीरे बुझ गई। सनव्हील आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर आया। ओनशाओ हुयन हुयन को गोद में लेकर आगे चल दी। वह पीछे पीछे चलते हुए ओनशाओ को देखता रहा जो जैसे हवा में उड़ती जा रही थी। उसने नाक रगड़ी। सनव्हील से उतरते ही ओनशाओ उसकी बाहों से अलग हो गई, पल भर में ही, जैसे उसका वही पुराना ठंडा रवैया वापस आ गया हो। ओनशाओ के मन में बड़ी घबराहट थी। हुयन हुयन को थामे हाथ भी कस गए। उसे लग रहा था कि उसके कान और गाल गर्म हो रहे हैं। अभी अभी वह इतनी देर तक उसकी बाहों में रही और जैसे कोई छोटी सी लड़की हो उसकी बाहों में घुसती ही रही। कितनी शर्म की बात है। वह जरूर मन ही मन हंस रहा होगा। सनव्हील से बाहर निकलते ही उसने उसके चेहरे पर छुपी वह मुस्कान देख ली थी। यह सोचते ही ओनशाओ के कदम और तेज हो गए, जैसे तेज चाल में चल रही हो। उसे भी नहीं पता था यह औरत अचानक इतनी फुर्तीली कैसे हो गई। उसे छोटी छोटी दौड़ लगानी पड़ रही थी, तब जाकर उसके कदमों से कदम मिला पाया। तब तक जब तक वे अम्यूजमेंट पार्क के गेट से बाहर नहीं निकल गए। ओनशाओ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब उसने आवाज लगाई, क्या तुम पैदल घर जाने का इरादा रखती हो? यहीं से गाड़ी पकड़ लो। तब जाकर ओनशाओ रुकी, खड़ी हो गई, बगल से गुजरी, पर उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे तो अब और भी पक्का यकीन हो गया कि वो जरूर उसके घर के दरवाजे के पीछे खड़ा रहा होगा। नफरत के साथ साथ अब शर्मिंदगी भी दोगुनी हो गई थी। बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे एक टैक्सी मिली। इस वाकये ने पहली बार उसके मन में गाड़ी खरीदने का ख्याल जगाया। घर पहुंचकर उसने छोटी यूयुआन को उसके कमरे में ले जाकर सुलाया। फिर वो भी अपने कमरे की तरफ चल दिया। बिस्तर पर लेटते ही वो गहरी नींद में डूब गया। पर उसके उलट शेना ओशु को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटी आंखें मूंदे थी, लेकिन जहन में बार बार अनचाहे वो दृश्य उभर आते थे। आज मनोरंजन पार्क में आउशु के वो लम्हे। शेना ओशु ने झुंझलाकर रजाई खींच ली और अपना मुंह पूरी तरह ढक लिया। खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी पलकों की बेचैन फड़फड़ाहट साफ बता रही थी कि अंदर से वो बिल्कुल शांत नहीं थी। सुबह 6 बजे वो हमेशा की तरह ठीक वक्त पर उठा। सुबह की दौड़, नहाना धोना, खाना बनाना, यूयुआन को जगाकर तैयार करना, कमरे से निकलते निकलते सारे काम निपटा लिए। मुख्य कमरे का दरवाजा अभी तक बंद था। उसने सिर खुजाया। लगता है कल रात घर आने में थोड़ी देर हो गई थी। वो अभी तक सो रही थी। उसने जगाने की कोई जरूरत नहीं समझी। उसके लिए नाश्ता बचाकर रख देना काफी था। बाद में इस्तेमाल किए बर्तन धोकर रख दिए। जब वो रसोई से बाहर निकला तो शेना ओशु भी उठ चुकी थी। छोटा सा गुलाबी चेहरा लिए वो लिविंग रूम से होती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। क्या तुम गाना गाना जारी रखना चाहती हो? उसने पूछा। उसकी आवाज सुनकर शेना ओशु एक पल के लिए ठिठक गई। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। वो फोन हाथ में लिए वॉशरूम के दरवाजे की चौखट से टेक लगाकर चुपचाप उसके जवाब का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद उसके कान के पास उसकी मुलायम आवाज गूंजी। हाँ, बस एक शब्द, कोई अतिरिक्त शब्द नहीं। शेना ओशु के दिल में इन दिनों की जिंदगी पहले से ही ऐसी थी जिसकी उसने पिछले 2 सालों में कल्पना भी नहीं की थी। और गाना,
वो तो एक बहुत दूर का सपना था, बस दिल के किसी कोने में दफन करके रख लिया था। उसने कुछ और नहीं पूछा, बस एक बार सिर हिलाया, फिर फोन लेकर कमरे में चला गया। बैकस्टेज का प्राइवेट मैसेज बॉक्स खोला और ढूंढने लगा। उसका प्राइवेट मैसेज बॉक्स तो पहले से ही भरा पड़ा था। पहला वीडियो अपलोड होने के बाद से उसने बस एक सरसरी नजर डाली थी। उसके बाद से अभी तक देखा नहीं था। अब ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया था। फिर भी वो चुपचाप स्क्रीन स्क्रॉल करता रहा, एक एक मैसेज धैर्य से छानता रहा। आखिरकार उसकी आंखें चमक उठी। अचानक उनमें से एक मैसेज खोला, मैसेज का मजमून पढ़ा। उसकी उंगलियां खुद ब खुद स्क्रीन पर थिरकने लगी, या शायद कुछ सोच विचार भी था। वैसे तो शुरुआत में वीडियो पोस्ट करने का मकसद सिर्फ पैसे कमाना था। जब काफी पैसे जमा हो जाएंगे, युवान और शेन आउशु के लिए अच्छा इंतजाम हो जाए, तब वो शान से पीछे हट जाएगा। लेकिन कल की घटना के बाद उसकी सोच बदल गई थी। इस मैसेज का मजमून बेहद सीधा था। फेंगशिंग एंटरटेनमेंट आपको हमारी टीम में शामिल होने का हार्दिक निमंत्रण देती है। आपकी संगीत प्रतिभा को देखते हुए हम आपको जल्द से जल्द शीर्ष सुपरस्टार के रूप में स्थापित करेंगे। मैसेज के अंत में फेंगशिंग एंटरटेनमेंट का संपर्क नंबर था। फेंगशिंग एंटरटेनमेंट हुआ गुओ के मनोरंजन जगत के 3 दिग्गजों में से एक था। उसने बिना एक पल की हिचकिचाहट के नंबर डायल किया। कुछ ही घंटियों के बाद कॉल जुड़ गई। दूसरी तरफ से एक युवती की आवाज आई, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मेरा अकाउंट नेम बुफान है। मुझे आपकी कंपनी का सहयोग का निमंत्रण मिला था। क्या अभी बात करना ठीक रहेगा? उस वक्त फेंगशिंग के मुख्यालय में ली शियाओ बैठी थी। फोन उठाते ही वो एक पल के लिए ठिठक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बुफान नाम के इस क्रिएटर ने सच में फोन कर दिया। आखिर उसने मैसेज भेजे कई दिन बीत चुके थे। उसे लगा था शायद वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का इरादा ही नहीं रखता। हेलो, हैं आप वहां? दूसरी तरफ से कोई आवाज न आते देख उसने दोबारा पूछा। ली शियाओ अचानक होश में आई, फिर उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। इन दिनों नेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में जो शख्स था वो यही रहस्यमय बुफान ही था। मैं फेंगशिंग एंटरटेनमेंट के मानव संसाधन विभाग की उप प्रमुख ली शियाओ बोल रही हूँ। क्या आप हमारी कंपनी में शामिल होना चाहते हैं? ली प्रमुख, दरअसल मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का कोई इरादा नहीं है अभी, लेकिन मैं आपकी कंपनी के लिए किसी और सिंगर की सिफारिश करना चाहता हूँ। क्या कंपनी इस पर विचार करेगी? ली शियाओ का दिल थोड़ा डूबा। मुस्कुराते हुए कहा, बुफान जी, बात दरअसल यह है, मैं सिर्फ उप प्रमुख हूँ। अगर आप खुद आना चाहते तो आपकी शोहरत को देखते हुए मैं अकेले फैसला कर सकती थी, लेकिन किसी और के लिए यह मेरे बस की बात नहीं। जिसकी मैं सिफारिश कर रहा हूँ उनकी गायकी का स्तर बेमिसाल है और मैं उनके लिए खुद धुन बनाऊंगा और बोल भी लिखूंगा। बुफान जी, मैं आपकी बात समझ गई। मुझे पहले अपने वरिष्ठों से अनुमति लेनी होगी। ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। 5 घंटे बाद उसका फोन आया। बुफान जी, हमने चर्चा कर ली है। आपकी सिफारिश की गई गायिका को कंपनी में लाने पर हम राजी हैं, लेकिन वरिष्ठों का कहना है कि अभी आपके पास सिर्फ 2 गाने हैं और उनमें से एक बच्चों का गाना है। गलतफहमी मत लीजिएगा, दोनों गाने बेहतरीन हैं, लेकिन फिर भी वरिष्ठ आपकी संगीत रचना की क्षमता और थोड़ी परखना चाहते हैं। क्या यह संभव होगा? सिर्फ 2 गानों के आधार पर वो उसकी रचना की काबिलियत पर भरोसा नहीं कर पा रहे। यही बात थी। उसने संक्षेप में जवाब दिया, बिल्कुल। ली शियाओ का दिल पहले से थोड़ा डूबा हुआ था, लेकिन जब बुफान ने इतने दृढ़ता से हाँ कहा तो उसे मन ही मन राहत मिली। आज वो इसी काम के लिए सारा दिन भागदौड़ करती रही थी। उसे बुफान की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था, लेकिन वरिष्ठों को अभी भी थोड़ा संदेह था। फिर भी आखिरकार कंपनी ने बुफान को एक मौका देने का फैसला किया। संयोग से इन दिनों कुओ यिंग ने कई एंटरटेनमेंट कंपनियों के सामने एक कठिन चुनौती रखी थी। इसके लिए उन्होंने कई संगीतकारों को बुलाया था, पर अफसोस कोई भी उनकी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। आखिरकार वो मामला लटका ही रह गया। अगर बुफान यह चुनौती पूरी कर दे तो कंपनी को फिर कभी उस पर शक नहीं होगा। बुफान जी, विस्तार से बात करने के लिए क्या हम मिल सकते हैं? क्योंकि हमें आपको यहाँ एक बार आकर मौके पर ही धुन और बोल तैयार करने होंगे। ली शियाओ ने बड़े ईमानदारी से कहा। वो खुद भी देखना चाहती थी कि यह रहस्यमय प्रतिभाशाली इंसान आखिर दिखता कैसा है। उसने थोड़ा सोचा। घर पर बच्ची की देखभाल के अलावा वैसे भी कोई काम नहीं था, तो बेफिक्री से मान लिया। ठीक है, समय और जगह बताइए। माडू में होगा। अगर हो सके तो कल आ जाइए। जितनी जल्दी उतना आपके लिए बेहतर। आपकी काबिलियत जल्दी साबित होगी। तो कल शाम को। फोन रखते ही उसने कल सुबह 10 बजे की फ्लाइट बुक कर ली। थोड़ी देर बाद वो फिर सो गया। जब शेन आउशु बाहर से युआन को लेकर लौटी तो देखा कि वो गहरी नींद में है। युआन सोफे के पास आई और धीरे से उसकी गोद में समा गई। नींद में उसे लगा जैसे कोई छोटी सी बिल्ली उसके मुंह पर रगड़ रही हो। सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो गया। अचानक नींद खुली। युआन की खिलखिलाहट कानों में गूंज रही थी। उसने नीचे देखा तो पता चला उसकी प्यारी बेटी अपनी छोटी छोटी गर्म हथेलियों से उसकी नाक दबाए हुए थी। खाना खाते हैं, वो संतुष्ट मुस्कान के साथ बोला। अचानक लगा ऐसे दिन कितने अच्छे हैं। खाने की खुशबू उस वक्त डाइनिंग रूम से आ रही थी, जिसने उसे थोड़ी भूख महसूस करा दी। फिर शेन आउशु रसोई से बाहर निकली, दोनों हाथों में 2 कटोरे लिए। उसने उसकी तरफ देखा और बोला, देखो तुम उठे ही नहीं तो मैंने खाना बना दिया। रंग, खुशबू, स्वाद सब लाजवाब है। देखकर ही भूख लगाई। तारीफ सुनकर शेन आउशु थोड़ा शर्मा गई। उसने सिर हिलाया, फिर रसोई में जाकर एक और कटोरा ले आई। सब मिलकर खाने बैठे। उसने एक तला हुआ मांस का टुकड़ा युआन के कटोरे में डाला, फिर मुड़कर शेन आउशु की तरफ देखा। कल मुझे बाहर जाना होगा, कितने दिन में लौटूंगा अभी नहीं पता। शेन आउशु सूप पी रही थी। अचानक यह सुनकर उसका गला भर गया और वो खांसने लगी। उसने फौरन टिश्यू आगे बढ़ाया। चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। शेन आउशु ने टिश्यू लिया, मुंह ढककर खांसती रही। अचानक यह सुनकर कि वो दूर जाने वाला है, उसका दिल सच में थोड़ा घबरा गया। पूछे या न पूछे कि वो कहाँ जा रहा है, यह समझ नहीं आया। एक हफ्ते पहले तो वो खुद उससे दूर भागना चाहती थी, और अब यह सुनकर कि वो जाने वाला है, मन में अनजाने ही एक कसक उठी। आखिर युआन ने पूछ ही लिया, पापा आप कहाँ जा रहे हो? उसने उसके छोटे से सिर को प्यार से सहलाया। पापा माँ के
के लिए काम ढूंढने जा रहे हैं। फिर नजरें शेन आउशु की तरफ घुमाई। माफ करना, तुमसे पूछे बिना फैसला कर लिया। पहले सब कुछ तय नहीं हुआ था इसलिए बताया नहीं। अब कंपनी ने बुलाया है, थोड़ी बात करनी है। अगर इस बार बात बन गई तो तुम खुलकर फिर से शुरुआत कर सकती हो। फेंगशिंग एंटरटेनमेंट ठीक ठाक जगह है। क्या वो चाहता है कि वो गाने जाए? शेनाउशु ने अनायास उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। दोनों की नजरें मिली। शेनाउशु की बादाम सी आंखों में पलक झपकते ही आंसुओं की एक परत उभर आई। पलकों के कोर हल्के लाल हो गए। वो खूबसूरत आंखें अचानक पानी से कोमल हो गईं। यह देखकर उसे रहा नहीं गया। उसने जल्दी से सिर झुकाया और खाने में ध्यान लगा लिया। शेनाउशु को यकीन नहीं था कि एक दिन वो सच में फिर से गाने की राह पर चल सकेगी, और वो भी इस मर्द ने खुद आगे बढ़कर उसके लिए यह चुना था। शुक्रिया, मुझे गाना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, शेनाउशु ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में धीरे धीरे दृढ़ता आती जा रही थी। उसे गाना पसंद था और वो चाहती थी कि शुशु और आउशु दोनों की जिंदगी बेहतर हो, कोई उन्हें तंग न कर सके। शुशु से मिलने के बाद से वो हमेशा उनकी फिक्र करती रही थी। शुक्रिया मत करो, तुम्हें पसंद है, बस यही काफी है। उसने सिर उठाया। होठों पर मृदु मुस्कान थी। अगली सुबह जल्दी दोनों माँ बेटी उसे छोड़ने आई। ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में लौट आऊंगा, फिक्र मत करो। उसने एक टैक्सी बुलाई। टैक्सी में बैठने से पहले मुड़कर शेनाउशु से बोला। शेनाउशु ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा लगाव झलक रहा था। जबकि कुछ दिन पहले तक वो उससे दूर भागना चाहती थी, और अब बस 2 दिन की बात थी। फिर भी उसके जाने पर दिल भारी हो रहा था। बस 2 दिन के लिए जा रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है जैसे बिछड़ रहे हो। उसने ठान लिया, अब उसकी तरफ नहीं देखेगा। मुड़कर टैक्सी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी और साइड मिरर में उसकी परछाई धीरे धीरे छोटी होती गई। उसने आंखें मूंद ली। मन में कैसी कैसी उथल पुथल थी, खुद भी समझ नहीं आई। 3 घंटे बाद फ्लाइट से उतरते ही उसे शोर का एहसास हुआ। जियांगचेंग की तुलना में यहाँ भीड़ कहीं ज्यादा थी। लोगों के हुजूम के साथ चलते हुए उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब आखिरकार एग्जिट नंबर 5 से बाहर निकला तो चैन की सांस ली। बाहर खड़े होकर उसने नाम पट्टियां उठाए लोगों की भीड़ में नजर दौड़ाई। अपना नाम ढूंढने लगा। आने से पहले ली शियाम से वक्त तय हो गया था। वो उसे यहीं लेने आने वाली थी। वहां बहुत सारे लोग बोर्ड थामे खड़े थे। कई तो अपने आइडल को रिसीव करने आए फैंस थे। काफी देर ढूंढने के बाद आखिर उसे दिखी। एक लंबी सुथरी ऑफिस ड्रेस में एक महिला को पूरी महिला, हाथ में बोर्ड पर लिखा था बुफान। वो आगे बढ़ा, हाथ हिलाकर बोला, हेलो, क्या आप ली प्रमुख हैं? मैं लू फान हूँ। बुफान, इंतजार करवाने के लिए माफी। ली शियाम ने उसे देखा। आंखों में एक पल के लिए हैरानी की चमक कौन थी, पर उसने फौरन छुपा ली। पता था कि वो युवा है, पर इतना युवा यह उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल किसी नए ग्रेजुएट जैसा लग रहा था, और ऊपर से ऐसा चेहरा जो स्टार बनने के लिए एकदम परफेक्ट था। अगर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो कितना अच्छा होता। मैं ली शियाम हूँ, यहाँ बड़ी भीड़ है। मेरी गाड़ी बेसमेंट पार्किंग में है। खाने का वक्त भी हो गया है। चलिए कहीं खाना खाते हैं, फिर विस्तार से बात करते हैं। ठीक है। उसने सिर हिलाया। ली शियाओ के साथ कदम मिलाकर बाहर निकला। ली शियाओ ऑफिस की माहिर खिलाड़ी थी। चलते चलते वो बातचीत का सूत्र ढूंढती रही। उसे लगा था कि इतने युवा लड़के से बात करना मुश्किल होगा, पर मिलने के बाद पता चला कि वो उसके हर विषय के साथ बराबरी से चल सकता था। बातें बेहद सहज और धारा प्रवाह थी। बाकी नौजवानों की तरह कोई झिझक या संकोच नहीं था। इसने ली शियाओ की नजरों में उसकी कद्र और बढ़ा दी। काबिल इंसान जहां भी जाए छाप छोड़ता है। वो खुद नहीं जानता था कि ली शिया उसे एक पायदान और ऊंचा आंकने लगी थी। अगर उसे पता होता तो शायद हाल मालूल इल्हियोसिल ग्योसिदा। वैसे उसके पास 2 जन्मों की यादें थी, मिलाकर 50 से ज्यादा साल का तजुर्बा। अगर इतनी भी समझदारी न होती तो सच में किसी कोने में जाकर बैठ जाता। दोनों गाड़ी में सवार हुए। उसने खिड़की से बाहर झांका। शहर की रौनक और चहल पहल आंखों के सामने थी। ली शियाओ लगातार यहाँ की खासियतें बताती रही। थोड़ी देर में दोनों एक लोकल रेस्तरां पहुंच गए। खाना आने का इंतजार करते हुए ली शियाओ ने असली बात शुरू की। मैं आपको लू भाई कहूं तो ठीक रहेगा। आप जिसकी सिफारिश करना चाहते हैं वो नया चेहरा है या कोई प्रोफेशनल सिंगर? ली प्रमुख, क्या आपने कभी शेन आउशु का नाम सुना है? वो पहले सिंगर थी, पर बाद में स्त्री छोड़ दी। अब वो वापसी करना चाहती हैं। मुद्दे पर आते ही उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। ली शियाओ ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। उसने शेन आउशु के गाने सुने थे। गायकी सच में बेहतरीन थी, और भौहें इसलिए सिकुड़ी थी क्योंकि उसे याद आया शेन आउशु को एक रिश्ते के खुलासे की वजह से इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी थी, और वो इंसान भी कोई काम का नहीं था। यह मामला संभालना आसान नहीं था। ली शियाओ ने एक पल सोचा, कान के पास की लट को पीछे सरकाया, फिर उसकी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, लू भाई, आपका उनसे क्या रिश्ता है, और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पहले इंडस्ट्री क्यों छोड़ी थी? उसने ली शियाम की आंखों में देखा और बेफिक्री से कहा, पति पत्नी, वो मेरी पत्नी है। इतने तजुर्बेकार ली शियामे को भी यह सुनकर हक्का बक्का रह जाना पड़ा। तो क्या यही वो लड़का था जिसकी वजह से वो स्कैंडल हुआ था? ये कैसा मजाक है? क्या शेन आउशु ने उस इंसान से तलाक लेकर कोई और ढूंढ लिया? ली शियाम के चेहरे के भाव देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि वो क्या सोच रही है। मुस्कुराते हुए बोला, सही सोचा। उस वक्त उन्हीं के साथ रिश्ते का खुलासा हुआ था, और दोनों ने साथ में इंडस्ट्री छोड़ी थी। वो मैं ही था। ली शियाओ अचानक बेशब्द हो गई। उसने शेन आउशु के बारे में सुना था, पर उनके साथ कौन था यह नहीं जानती थी। उस वक्त का कोई आइडल ग्रुप का सुंदर लड़का, उस पर ध्यान देने की उसे जरूरत ही नहीं लगी थी। अब तो उसे यह भी शक होने लगा कि वो दोनों गाने भी सच में इसी ने बनाए हैं या नहीं। उसने उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। उसकी झिझक देखकर आगे बोला, क्या आपकी कंपनी में आना इतना मुश्किल है? अगर सच में परेशानी
नहीं है तो मैं कोई और रास्ता देखूंगा। वैसे मेरी मांग सिर्फ इतनी नहीं है कि वो आपकी कंपनी में आए, मैं चाहता हूं कि उन्हें आपकी कंपनी के सबसे बेहतरीन संसाधन मिले और पूरी आजादी। कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई दबाव ना हो। आखिरकार यह फायदे का मामला है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी मदद से फेंगशिंग एंटरटेनमेंट नई ऊंचाइयां छुएगी, इसलिए आप सोच समझकर फैसला करें। एक सांस में सब कह डाला, फिर बेफिक्री से पानी का गिलास उठाकर घूंट भरा। ली शियांग का चेहरा गंभीर हो गया। साफ था कि बात उलझन में डाल रही थी। देखिए, हमने अभी तक कभी साथ काम नहीं किया। सिर्फ 2 गानों के दम पर इतनी बड़ी मांगे नहीं मानी जा सकती। शेना ओशु की गायकी मैं मानती हूँ, पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सिर्फ आवाज नहीं देखती, ये आप भी जानते हैं। उनकी वापसी करवाना मुश्किल नहीं, पर टॉप संसाधन और खुला कॉन्ट्रैक्ट। हमने कभी ऐसा किसी के साथ नहीं किया। ये छोटी बात नहीं, इस पर और बात करनी होगी। उसने सीधे तो मना नहीं किया था, पर लहजे से साफ था कि यह लगभग नामुमकिन था। आप बात करें, मेरा रुख भी साफ है। सिर्फ इस बार की मुश्किल नहीं, आगे भी जब कभी आपको अच्छे गाने चाहिए, स्क्रिप्ट चाहिए, किसी भी तरह का काम, बस एक बार कहिए, मैं दे दूंगा। मैं सच में चाहता हूँ कि यह सहयोग हो। आप मुझे परखने के लिए ही बुलाए थे ना, तो मैं आ गया हूँ। देख तो लीजिए, फिर फैसला करना। वो बेहद इत्मीनान से बोला, आत्मविश्वास से भरपूर। ली शियांग ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। इतना आत्मविश्वास उसने पहले कभी नहीं देखा था। और यही था वो स्कैंडल वाला लड़का। वक्त बीतता रहा। आखिरकार खाने के बाद ली शियांग जल्दी से चली गई। उसे कंपनी जाकर बात करनी थी। जाते वक्त उसने एक होटल की चाबी दी। मेरे जवाब का इंतजार करें, यही उसके आखिरी शब्द थे। वो होटल के कमरे में पहुंचा, नहाया, फिर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा। अगर फेंगशिंग राजी न हो तो किसी और कंपनी के पास जाएगा। अगर वो भी ना हो तो और पैसे कमाएगा। खुद मेहनत करके एक छोटी कंपनी खोलेगा और शेना ओशु के साथ मिलकर चुपचाप आगे बढ़ता रहेगा। उसे खुद नहीं पता था कि उसकी सोच कब बदल गई। पहले तो बस एक शांत किनारे पर बैठना चाहता था, और अब शेना ओशु के लिए दौड़ भाग कर रहा था। इतने कम वक्त में वो उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने लगा था, बल्कि अनजाने में इस छोटे से परिवार का हिस्सा भी बनता जा रहा था। दोपहर 3 बजे ली शियांग का फोन आया। वो नीचे आ चुकी थी। उसे साथ लेकर फेंगशिंग के दफ्तर जाना था। उसने बिना कुछ कहे सीधे नीचे जाकर ली शियांग से मुलाकात की। फेंगशिंग एंटरटेनमेंट मार्डू के सबसे चमकदार इलाके में था। पूरी इमारत फेंगशिंग की अपनी थी। उस वक्त इमारत की 18वीं मंजिल पर चेयरमैन ली तियान, एचआर हेड झांग हाओ और कंपनी के कई और डायरेक्टर बैठे थे। झांग हाओ का चेहरा बुझा हुआ था। चेयरमैन साहब, उप प्रमुख ली की काबिलियत पर मुझे कोई शक नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने इस लू फान को बहुत ज्यादा तवज्जो दे दी है। पहले यह एक 000 कलाकार था और अब इतनी बेतुकी मांगे लेकर आया है। मुझे लगता है हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं। झांग हाओ की शिकायत पर ली तियान ने हाथ हिलाया। चेहरे पर नरम मुस्कान थी। नौजवानों को थोड़ा मौका तो देना चाहिए। पहले देखते हैं उसमें है क्या। अगर कुछ नहीं निकला तो मेरी बेटी खुद चुप हो जाएगी। चेयरमैन का यह शांत अंदाज देखकर झांग हाओ को गुस्सा पीना पड़ा। मन ही मन बुदबुदाया, अपनी बेटी है इसीलिए तो इतना पक्ष ले रहे हैं। ली तियान ने उसका यह मुंह फुलाया चेहरा देखकर मन ही मन मुस्कुराए। चेयरमैन होने के नाते वो बेटी की हर बात मानने वाले नहीं थे। सच यह था कि उन्होंने खुद वो दोनों गाने सुने थे। एक ही शब्द मन में आया था, बेमिसाल। पर झांग हाओ को यह समझाने की जरूरत नहीं थी। और रही बात यह है कि वो गाने सच में उसी ने बनाए हैं या नहीं, घोड़ा है या गधा, मैदान में उतरने पर पता चल जाएगा। ली शियांग उसे लेकर औपचारिक रूप से मीटिंग रूम में दाखिल हुई। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर कदम रखा, उसने देखा कि इस दुनिया के कई बड़े बड़े सितारे वहां बैठे हुए थे। उनमें से हर एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण हस्ती था। नियन के 3 बड़े नामों में से एक किएट एक्सवर्ट भी वहां मौजूद थे। इस विलासिता का स्तर ऐसा था कि बस देखने भर से ही इंसान को अपनी औकात का एहसास हो जाए। जैसे ही वह बैठक कक्ष में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि वहां बैठे सभी लोगों की नजरें एक साथ उस पर टिक गई हैं। उन नजरों में तरह तरह के भाव झलक रहे थे। उसने नियन को मेहमानों वाली जगह बैठाया। अकेले उस भीड़ के सामने खड़े होकर भी वह पूरी तरह शांत और स्थिर था। लीथियन के मन में अनायास ही एक तारीफ की लहर उठी। इतना युवा लड़का और इतने माहौल के सामने भी इतनी निडरता से खड़ा है। पहली छाप बुरी नहीं। ठीक है, जब मुख्य पात्र आ ही गया है तो फिर शुरू करते हैं। लूक साहब, है ना? आपकी शर्तों पर हम सब ने मिलकर विचार विमर्श कर लिया है। थामोतुसो के साथ अनुबंध किया जा सकता है। संसाधन भी शीर्ष स्तर के दिए जा सकते हैं, लेकिन अनुबंध को स्वतंत्र नहीं रखा जा सकता। यह बात हम सच में नहीं मान सकते। इस तरह का अनुबंध करने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। आप मेरी बात का मतलब जरूर समझते होंगे। उसने सिर हिलाया। बेशक, मैं समझता हूँ। तो फिर अनुबंध कितने समय के लिए होगा? ली थियन मुस्कुराते हुए सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोले, 5 साल। हम उसे बेहतरीन संसाधनों से संवारेंगे और वह जो गाना रिलीज करना चाहे, जिस भी गतिविधि में हिस्सा लेना चाहे, उस पर हमारी कोई पाबंदी नहीं। उसने हल्के से भौहें सिकोड़ी। उनकी नजर से जरा भी नहीं घबराया। सीधे उनकी आंखों में देखते हुए बोला, 5 साल बहुत लंबा है। मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। आपके संसाधन और मेरी प्रतिभा मिल जाए तो 1 साल के अंदर वह जरूर ए ग्रेड स्टार बन जाएगी। शायद 1 साल भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल पर राजी हो सकता हूँ। बाकी का 1 साल आपकी कंपनी को भी काफी फायदा देने के लिए पर्याप्त है। बस यही काफी है। इन 2 सालों में थामओनुसो के गानों की आपको जरूरत नहीं। इसके अलावा मैं आपकी कंपनी के स्टार्स के लिए मुफ्त में संगीत भी लिख सकता हूँ, लेकिन संख्या सीमित रहेगी। बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। 1 साल में ए ग्रेड स्टार? सपने देख रहे हो क्या? उसके इतना कहते ही लिथिन्हा के बगल में बैठे एक गंजे आदमी ने जोर से ठहाका लगाया। उसकी नजरों में हिकारत भरी थी जब वह बोला। उसने बस एक बार उस आदमी को देखा, ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और सीधे लिथियन पर नजर टिका दी। लिथियन ने आंखें सिकोड़ी, उंगलियां हल्के से मेज पर थपथपाई। चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। युवाओं में आत्मविश्वास
विश्वास होना अच्छी बात है, 2 साल भी असंभव नहीं है, लेकिन सब कुछ तुम्हारी असली काबिलियत पर निर्भर करेगा। इस बार तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद एक तरफ तो सहयोग की बात करना था, दूसरी तरफ हाल ही में हुआ दानह ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें हर कंपनी को हिस्सा लेना जरूरी है, लेकिन चुना सिर्फ एक गाना जाएगा। मैं वही गाना जीतना चाहता हूँ, देखना है तुम में उतनी काबिलियत है या नहीं। उसने हल्के से सिर हिलाया, मन में सोचा, क्या मैं यहाँ इसी काम के लिए नहीं आया था? कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी उप मंत्री ली से ले लेना, तो फिर मैं तुम्हारी तरफ से अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। बस तुम्हारा गाना मंजूर हो जाए, मैं तुरंत अनुबंध पर दस्तखत कर दूंगा। लीथिन ने हल्की मुस्कान के साथ अंतिम फैसला सुना दिया। बात पक्की हो गई। उसने भी राहत की सांस ली, खड़े होकर लीथिन से हाथ मिलाया, फिर लीथिन्या के साथ बैठक कक्ष से बाहर निकल आया। लीथिन्या के मन में हल्का अचरज था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता इतनी अजीब शर्त मान लेंगे, लेकिन इस बार का कार्यक्रम सच में बहुत अहम था। यह सरकार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम था। जिस कंपनी का गाना चुना जाएगा उसे सरकार की तरफ से तरजीह मिलना तय था। इसमें कितना फायदा होगा यह बताने की जरूरत ही नहीं। लीथिन्या ने उसे थोड़ी उलझी हुई नजरों से देखा। मन में बड़ी उम्मीद थी कि वह सबको चौंका दे। इसे साबित होता कि उसकी नजर गलत नहीं थी, तब कंपनी में फैली अफवाहें खुद ब खुद बिना किसी लड़ाई के मिट जाएंगी। देखो, यह इस बार के कार्यक्रम के विस्तृत नियम है। तुम्हारे पास गाना बनाने के लिए सिर्फ 3 दिन है। उम्मीद है तुम अपनी मनोकामना पूरी कर सको। मुझे भी उम्मीद है कि हम दोनों का सहयोग सफल रहे। लीथिन्या ने दराज से एक फाइल का थैला निकाला, उसे उसके सामने रखते हुए बोली। उसने फाइल खोली तो सामने एक बड़ा सा शीर्षक नजर आया, साधारण नायक। यह बड़े बड़े अक्षर देखते ही उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह नीचे पढ़ता चला गया। दफ्तर में गहरी खामोशी थी, बस फाइल के पन्ने पलटने की आवाज आ रही थी। दूसरी दुनिया में आने के बाद यह पहली बार था जब वह इतने गहरे मन से कुछ पढ़ रहा था। उसने पूरी फाइल पलट दी। नीचे कुछ तस्वीरें न थी। पहली तस्वीर में डॉक्टरों और नर्सों का एक दल था जो सुरक्षा पोशाक पहने हुए था। दूसरी तस्वीर में 3 सैनिक थे जो मोर्चे पर तैनात थे। उनके पीछे बुझाई जा चुकी आग की लपटों के निशान थे। तीसरी तस्वीर में भी 2 बड़ी आग की लपटें थीं जिन्हें बुझाया जा चुका था। तीसरी तस्वीर में कुछ सैनिकों की पीठ दिख रही थी, उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। चौथी तस्वीर में एक टूटने के कगार पर खड़ी कक्षा थी जिसमें एक शिक्षक एक बच्चे को गोद में उठाए बाहर खड़े लोगों की तरफ बढ़ा रहे थे। उनकी पीठ के पीछे अब कोई नहीं बचा था, वह आखिरी इंसान थे। सारी फाइल पढ़ लेने के बाद उसने एक एक कागज सहेज कर रख दिया, फाइल बंद की और एक गहरी सांस ली। ठीक उसी वक्त लीथिन्या ने दफ्तर की खामोशी तोड़ी। कैसा लगा? कर पाओगे? तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन बाद कार्यक्रम की चयन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। उसने इत्मीनान से सिर हिलाया। मुझ पर छोड़ दो, 3 दिन के अंदर मैं जरूर भेज दूंगा, उन्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगा। इतना कहकर उसने फाइल उठाई, खड़े होकर चलने लगा। एक काम करो, मेरे लिए थोड़े संगीत लेखन के कागज तैयार कर देना। मैं होटल जाकर आराम से काम करूंगा, वहां सुविधा रहेगी। वह भी देर नहीं लगाई। वह जानती थी कि 3 दिनों में एक अच्छा गाना बनाना बेहद मुश्किल काम है। रात के 9 बजे नहाने के बाद वह काम की मेज के सामने आकर बैठ गया। संगीत लेखन के कागज मेज पर बिछाए, कलम उठाई और चुपचाप सोचने लगा। काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला किया, बस यही ठीक रहेगा, बस साधारण ही सही। अगले दिन सुबह उसने हल्का नाश्ता किया। लीथिन्या को बताए बिना अकेले ही मनोरंजन कंपनी की तरफ चल दिया। लीथिन्या अपने दफ्तर में काम में व्यस्त थी। अचानक उसे आते देख वह बहुत हैरान हुई। तुम्हें यहाँ फुर्सत मिल गई? भाई साहब, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। अभी तक गाना सोचने की बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? लिख भी लिया क्या? लीथिन्या के हैरान चेहरे को देखकर वह मुस्कुराया। उसने संगीत लेखन का कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले देखो तो, बताओ ये ठीक लग रहा है ना? लीथिन्या ने उसे किसी अजीब जीव की तरह देखा। आमतौर पर जो इतना संयमित और समझदार दिखता था, आज अचानक इतना बेकाबू कैसे हो गया? मजाक कर रहे हो क्या? सिर्फ एक रात में कोई अच्छा गाना कैसे लिख सकता है? कहीं वह बस किसी तरह काम निपटाने के लिए कुछ भी तो नहीं लिखाया? लीथिन्या ने भौहें चढ़ाते हुए कागज थाम लिया। कल तक यह लड़का उसे शांत और प्रभावशाली लगा था, आज खुद आकर अपनी ही इज्जत गंवाने आ गया था। वह देखना चाहती थी कि एक रात में इसने क्या लिखा है। लीथिन्या ने संगीत लेखन के कागज पर नजर डाली। गाने का नाम देखकर वह अभी भी काफी शांत थी, लेकिन जब उसने धीरे धीरे पूरे गाने के बोल पढ़े तो वह एकदम सन्न रह गई। यह कैसे जादुई बोल थे? हर जगह साधारणपन की बात थी, फिर भी उसमें से असाधारणता झलक रही थी। हर पंक्ति में वीरता का खून आसमान को छूता लग रहा था। हर पंक्ति नायक की थी। गाने के बोल विषय के बिल्कुल अनुकूल थे। फिर लीथिन्या से रहा नहीं गया और उसने धुन वाला हिस्सा देखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने अचानक सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। आंखें चमक रही थीं। सच में तुमने यह एक ही रात में लिखा है? उसने नाक पर हाथ फेरा। और क्या? मैंने पूरी रात जागकर यह बनाया है। तो कैसा है यह गाना? लीथिन्या की आंखें और चमकने लगी। वह उसे टकटकी लगाकर देखती रही। तुम सच में बहुत कमाल हो। मेरा और नियन का चुनाव गलत नहीं था। क्या तुम मुझे एक बार गाकर सुना सकते हो? मैं सुनकर देखना चाहती हूँ कि गाने पर कैसा असर होता है। उसने सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। थोड़ा मन को तैयार किया, फिर धीरे से गाने लगा। शायद एक दिन बहुत दूर निकल जाऊं, शायद फिर भी मिलना हो जाए। गाना खत्म होने के बाद भी लीथिन्या उस आवाज की गहराई से बाहर नहीं निकल पाई। तब तक जब उसने हल्के से 2 बार खांसा, वह एकदम होश में आई। घबराहट में उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए आंसू पोंछे। उसकी आंखें और ज्यादा चमक उठी, इतनी ज्यादा कि वह सीधे देखने में भी झिझक महसूस हो रही थी। उसे बेमन से पूछना ही पड़ा, ठीक तो है ना? बिल्कुल
ठीक है लोग साहब, सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें इतना बड़ा सुखद झटका दे सकते हो। तभी दफ्तर का दरवाजा खुला और लीथियन तालियां बजाते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर खुशी भरी हैरानी साफ झलक रही थी। उनके पीछे कार्मिक विभाग के प्रमुख ट्रुंग हाओ भी थे। उस वक्त ट्रुंग हाओ के चेहरे पर स्पष्ट रूप से आघात के भाव थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में इसने सच में एक गाना तैयार कर दिया, और वह भी इतना परिपूर्ण। तीनों बिना दस्तक दिए ही अंदर आ गए थे। आने वालों को देखकर ली थीनिया का चेहरा थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से आंसू पोंछे, ली थीन पर नाराजगी जताई, लेकिन ली थीन को जरा भी शर्म नहीं आई। वह हंसते ही रहे, बस अपनी लाडली बेटी को एक अजीब नजर से देखते रहे। कितने अरसे बाद उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह एक युवती जैसी लग रही थी। बाप को न आने देते तो पता कैसे चलता। लुक साहब, इतना अच्छा गाना लिख दिया। वह थोड़ा निरुत्तर हो गया। इस तरह सीधे नाम लेकर बुलाने का तरीका लुक भाई से लुक साहब हो गया। मन ही मन उसने एक हल्की सांस ली। सच में एक व्यापारी आदमी है, जो फायदा दे सके वही अपना। ली चूटिच, आप तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, आप संतुष्ट हैं, बस यही काफी है। उसने कहा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लुक साहब के पास अब गाना तैयार है, तो बस इतना चाहिए कि हुआ इसे चुन ले, फिर हम तुरंत हम औसो के साथ अनुबंध कर लेंगे। अभी पहले मैं लुक साहब के साथ एक सहयोग समझौते पर दस्तखत कर लेता हूँ, ताकि लुक साहब को कोई चिंता न रहे। ली थियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने आखिरकार राहत की सांस ली। मन ही मन समझ गया कि यह मामला अब 90-100% पक्का हो गया है। सभी ने वहीं बैठकर सहयोग समझौते पर दस्तखत कर दिए। बस गाना चुना जाए, फिर उसने फूजन से जो सहयोग की बात की थी वह तुरंत शुरू हो जाएगी। दस्तखत होते ही उसने ली थियन से विदा ली। ली चुतिट, मामला तय हो गया है तो वन बॉय अब इजाजत चाहता है। उम्मीद है आगे हमारा सहयोग सुखद रहे। उसने हल्के से सिर हिलाया, सहयोग समझौता उठाया और दफ्तर से बाहर जाने के लिए मुड़ा। मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। जाते देख ली थी नहा ने अचानक आवाज दी। उसने ध्यान दिया कि थोड़ी देर से वह सीधे उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। लगता था जैसे थोड़ी देर पहले एक दीवानी प्रशंसक की तरह जो हरकत उसने की उस पर उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। एक इतनी समझदार लड़की के लिए यह बात सच में अभी तक। और अब जब वह जाने वाला था तो उसके भाव में एक अनकही उलझन झलक रही थी। बेटा, तुम्हारा अभी काम बाकी है ना। शाओल्युक कोई बच्चा नहीं है, उसे तुम्हारी आने जाने की जरूरत नहीं। वह अभी मुड़ा ही था। कुछ कहने से पहले ही सामने से ली थियन ने बात काट दी। यह देखकर उसने बस ली थीनिया की तरफ एक कृतज्ञ मुस्कान दी। लीबो ट्रुंग की अच्छाई का शुक्रिया, मैं खुद टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। इतना कहकर वह दफ्तर से बाहर निकल गया। जाते जाते हल्के से दरवाजा बंद किया, तब जाकर उसने कदम बढ़ाए और दफ्तर के अंदर ली थीनिया एक नाराज बिल्ली के बच्चे की तरह हो गई। बाबा, आपका मतलब क्या था? लोग अभी अभी संगीत लेकर आए थे, आपने पलटकर देखा भी नहीं और उन्हें वापस भेज दिया। मुझे पहले इजाजत लेनी होगी। ली थियन के कुछ कहने से पहले ही ट्रुंग हाओ पीछे हट गए और गायब हो गए। जाते जाते दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। दरवाजे से बाहर निकलते ही उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। ली थियन ने बेटी का यह हाल देखकर गुस्सा नहीं किया, बस मन ही मन सोचा, लगता है छोटी नहा अब सच में बड़ी हो गई है। अब किसी को ढूंढने का वक्त आ गया है। वह लूक लड़का सच में अच्छा है, लेकिन बेटा यह मत भूलना, उसकी पत्नी पहले से है, और जहां तक बाप को पता है उसकी हुयन हुयन नाम की एक छोटी बच्ची भी है। ली थीनिया अचानक एक पल के लिए चुप हो गई, फिर ठंडे लहजे में बोली, मुझे पता है, मैंने उनका स्वागत इसलिए किया क्योंकि वह बाबा के बुलाए मेहमान थे, बस इतना ही। और वह फिर से अपने रोबदार और ठंडे अंदाज में लौट आई। इस रूप को देखकर खुद उनके बाप ली थियन भी थोड़ा सहम गए। ठीक है, तुम्हें पता है यही काफी है। बाप को याद आया कि उसका भी अभी काम बाकी है। इतना कहकर ली थियन तेजी से वहां से निकल भागे। दरवाजे से एक कदम बाहर रखते ही अचानक फिर सिर अंदर डाला। बाप सच कह रहा है, अच्छी बेटी, तुम 26 साल की हो गई हो। सच में अब किसी को ढूंढ लो। जाइए ना बाबा, वरना मैं अभी यहीं आपको निपटा दूंगी। होटल वापस आते ही वो अब भी वापसी की फ्लाइट भी नहीं चुन पाया था कि ली थी नहा का फोन आ गया। दो भाई, कल मेरे पिताजी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं था, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। फोन पर ली थी नहा ने माफी जताई। आवाज में हल्की ठंडक थी, जैसे अभी भी किसी पर नाराज हो। वह थोड़ा हैरान हुआ। दरअसल उसे इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके अलावा ली थियन ने जिस तरह बात रखी थी वह काफी चतुराई भरी थी। एक पूंजीपति सरदार के नाते उन्होंने काफी लिहाज बरता था। रही बात असली मंशा की, ऊपर से मीठा, अंदर से चालाक, पूंजीवादी दुनिया के हर तरह के लोगों से पाला पड़ चुका था। यह सब वह बहुत पहले से समझता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगना चाहिए, आप इसे दिल पर मत लीजिए। उसकी बात सुनकर ली थीनिया की आवाज में भी थोड़ी नरमी आई। आप बुरा नहीं मान रहे, यह अच्छी बात है। हाँ, अभी आप होटल जा रहे हैं क्या? अभी तो मैं होटल पहुंच गया हूँ, मैं थोड़ा सामान समेटने वाला हूँ। फ्लाइट बुक होते ही जियांगथन वापस चला जाऊंगा। दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर ली थीनिया की आवाज आई, बात यह है लुक भाई, आपको 2 दिन और रुकना चाहिए। अगर आपके बोल चुने गए तो हुआ की तरफ से शायद आपकी मदद की जरूरत पड़े। आखिरकार बोल और धुन दोनों आपने ही बनाए हैं। सोचिए तो, इस गाने को सबसे अच्छी तरह आप ही समझते हैं। ली थी नहा की बात सुनकर घर जाने का उसका इरादा धुएं की तरह उड़ गया। मन में हल्की खींच उठी। ठीक है यार, अच्छा मैं कुछ दिन और रुक जाता हूँ, जब जरूरत हो तो बता देना। ली थी नहा से बात खत्म हुई। उसने मन मारते हुए फोन रख दिया। मुड़कर खिड़की के बाहर तेजी से गुजरते नजारों को देखने लगा। घर पर उस नन्ही सी जान की याद आ रही थी। हुयन हुयन के बारे में सोचते सोचते उसे खुद पता भी नहीं चला कब होठों पर एक प्यार भरी मुस्कान आ गई, जैसे दिलों का कोई तार जुड़ा हो। ठीक उसी वक्त थाम ओनुसो के फोन से कॉल आई। उसने उठाया। दूसरी तरफ से तुरंत हुयन हुयन की नन्ही आवाज गूंजी, ईलू, क्या यह बाबा है? नन्ही बच्ची। हुयन हुयन का चेहरा सामने नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर एक लाड भरी मुस्कान खिलाई। जवाब दिया, हाँ बाबा हूँ। हुयन हुयन को बाबा की याद आई क्या? बाबा की याद आई। माँ पूछ रही थी बाबा
कब आएंगे। इस वक्त घर में हुयन हुयन दोनों हाथों से फोन थामे थम औसो की गोद में बैठी थी। मीठे से बोली। थम औसो का सुंदर चेहरा तुरंत शर्मा गया। बेबस होकर नन्ही बच्ची को एक घूरती नजर दी। साफ था कि इस छोटी सी शैतान ने जिद करके बाबा को फोन करवाया था, अब उसे बीच में घसीट लिया। उसने यह तो पूछा ही नहीं था, अच्छा बेटा माँ को बता देना कि बाबा को कुछ और दिन लगेंगे। उसने मन ही मन मुस्कुराया। दिल में सोचा, यह नन्ही शैतान जरूर चाहती है कि वह जल्दी वापस आए। हुयन हुयन ने थमाउसो की तरफ देखा और यह बात सुनकर साफ उसे अच्छा नहीं लगा। फोन में हूं करने लगी। होंठ हल्के से बाहर निकाले, करवट बदलकर आरामदेह हो गई और बिस्तर पर थाम उन्नूसो से चिपक कर लेट गई। आज खाना अच्छा लगा क्या? हुयन हुयन ने यह सुनते ही अपनी माँ की तरफ एक नजर डाली, फिर जैसे कोई छुपी बात कह रही हो सिर झुकाकर धीरे से बोली, हाँ बाबा। लेकिन हुयन हुयन को बाबा का बनाया खाना ज्यादा अच्छा लगता है। नन्ही बच्ची का लहजा बेहद गंभीर था, इतना गंभीर कि पास में चुपके से सुन रही थाम ओनुसो हंसी और गुस्से से एक साथ फूट पड़ी। इतनी छोटी सी बच्ची और पहले से चुगलखोरी सीख गई। घुमा फिराकर यह कह रही है कि माँ का खाना अच्छा नहीं है। फिर थाम ओनुसो को दूसरी तरफ से उसकी जोरदार हंसी सुनाई दी। उस पल थाम ओनुसो का चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। उसने झपट कर फोन ले लिया। बस आज बाबा से इतनी ही बात। यह उसने नहीं पूछा था, मुझे पता है। घर में सब ठीक है ना? उसने उसकी सफाई सुनी, हंसते हुए जवाब दिया, जिससे थाम ओनुसो और ज्यादा खींच गई। क्या तुम हंसी रोक रहे हो? बहुत अच्छा। तुम बाहर गए हुए बस एक ही दिन हुआ है, क्या हो जाएगा इतने में? ठीक है, अब बात नहीं करती। यहाँ दोपहर का खाना बनाना है, मैं यह नहीं कर सकती। वह अब भी नन्ही बच्ची से पूरी बात भी नहीं कर पाया था। अलविदा। थाम ओनुसो ने उसे मौका दिए बिना सीधे फोन काट दिया। उसका चेहरा अब तपने लगा था। अगर और बात करती तो उसे डर था कि वह किसी को मार ही बैठती। उसने देखा कि हुयन हुयन अभी भी फोन को उदास नजरों से देख रही थी। थम औसो ने मन बना लिया कि आज दोपहर वह वही सब्जी बनाएगी जो हुयन हुयन को सबसे कम पसंद है। बिल्कुल सही, बच्चों को खाने में नखरे नहीं करने चाहिए। उसने दूसरी तरफ से बीप बीप की आवाज जो सुनी, उदासी थी मन में, फिर भी चेहरे पर मुस्कान बनी रही। यह पहली बार था जब उसने थाम ओनुसो में यह बचकानी सी अदा देखी थी। पहले वह उसे हमेशा घुटन भरी लगती थी, कैसे कहें, जैसे कोई अपनी अलग आत्मा खो चुका हो। लेकिन अब भी यह धीरे धीरे बेहतर होती जा रही थी। वह फिर से खुद बन रही थी। यह बहुत अच्छी बात थी। इंतजार के वे दिन बहुत लंबे और बोझिल लग रहे थे। कुछ दिनों में अगस्त आने वाला था। मादो में आए 2 दिन हो गए थे। इस दौरान लीथिन्या को कई बार फोन किया। दोनों के बीच की दूरी पहले जैसी नहीं रही थी। कम से कम अब लीथिन्या हर बात पर तिएनसिन कहकर नहीं बुलाती थी, जिसे सुनकर खुद भी अजीब लगता था। इन 2 दिनों में भी हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाना जारी रहा। सब कुछ शांत और सुकून भरा लग रहा था। हुआइन की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई थी। बस धैर्य रखकर इंतजार करना था। इंतजार करते करते तीसरा दिन भी आ गया। तभी अचानक एक अजीब सा फिर भी जाना पहचाना फोन आया। हेलो, क्या ये लाउलू है? मैं चेनशेंग बोल रहा हूँ। यह सुनते ही आपने जल्दी से युआनजू की यादों में उसे तलाशा। वह युआनजू का कॉलेज का पक्का दोस्त था। फेंग जी, काफी समय बाद युआनजू की यादों में चेनशेंग के स्वभाव और किरदार के बारे में सोचते हुए दोस्त हंसते हुए बोला, एक सच्चा दोस्त होना यह तो अच्छी बात है। लाउलू, तू शादी के बाद क्या हो गया है यार? फोन उठाता नहीं, मैसेज का जवाब नहीं देता। क्या आपने इस भाई को भूल गया? दूसरी तरफ से चेनशेंग की शिकायत भरी आवाज आई, मगर उस आवाज में फिक्र छुपी हुई थी। यह सुनकर आपका दिल अनजाने में गर्म हो उठा। बस युआनजू को ही कोसना था कि शादी के बाद वह हमेशा चेन शुआई और ये त्यान की खुशामद में लगा रहता था, और इस वजह से यह सबसे अच्छा दोस्त भी उससे मिलने का वक्त नहीं पा सका। पहले मेरी गलती थी। तुम बड़े दिल वाले हो, इस बार माफ कर दो। अगली बार मिलने पर खाना मेरी तरफ से, ठीक है? यह कहते कहते मन ही मन युआनजू को एक और झाड़ लगाई। इंसान और शैतान में फर्क न करने वाला, सच में बड़ी शर्म की बात है। हाँ, तूने खुद कहा है, तो अगली बार मिलने पर बात करते हैं। अलविदा। इतना कहते ही चेनशेंग ने फोन काट दिया। आप अभी फोन रखे ही थे कि लीशिया का फोन आ गया। आपका गाना हुआइन ने चुन लिया है। लीशिया के अनुसार उस तरफ के लोगों ने भेजे गए सभी ड्राफ्ट में से एक नजर देखते ही इस गाने को चुन लिया था। लीशिया की आवाज में बहुत उत्साह था। जब उसने फोन किया, वह पहले से ही होटल के नीचे खड़ी थी। उसने बताया कि हुआइन की तरफ से एक एमवी बनाने की तैयारी है और संगीतकार यानी आपको वहां आकर थोड़ा मार्गदर्शन देना होगा। आप नीचे उतरे। जैसे ही लीशिया ने आपको देखा, उसने हल्के से अपनी कनपटी की लट संवारी। उसकी आंखें चमक उठी, अपने नाक रगड़ी और चुपचाप लीशिया की नजरों को अनदेखा कर दिया। चलो, ज्यादा देर नहीं हुई, जल्दी निपटा लो तो दोपहर के खाने तक वापस आ जाएंगे। बिना 2 शब्द बोले आप सीधे पिछली सीट पर जा बैठे। आगे की बड़ी सी सीट खाली पड़ी थी, मगर आपने उसे नजरअंदाज किया। हुआइन की तरफ से एमवी की शूटिंग संभालने वाले निर्देशक का फोन आ चुका था। वह बार बार आपकी तारीफ किए जा रहे थे। तो क्या वी और मुख्य गायक के बारे में आपका कोई विचार है? वहां जाकर कोई गलती मत कर देना। लीशिया साफ तौर पर काफी चिंतित थी। यह लड़की अभी तक ऐसे हालात से नहीं गुजरी थी। चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमा पता है। आपके चेहरे पर तनाव का नामो निशान नहीं था। लीशिया ने पीछे के शीशे से एक नजर आप पर डाली, देखा कि सच में आप बिल्कुल बेफिक्र हैं। तो उसने इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा। 2 घंटे बाद गाड़ी एक बड़ी इमारत के सामने पार्किंग में रुकी। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर अंदर दाखिल हुए। लगता था लीशिया ने पहले से किसी से अपॉइंटमेंट ले रखी थी। जैसे ही वे इमारत में घुसे, एक समूह उनके स्वागत के लिए आगे आया। आप इतने बड़े हैं, खुद नीचे तक कैसे आ गए? अगर पिताजी को पता चल गया तो वह मुझे डांट डांट कर मार डालेंगे। लीशिया आगे बढ़ी और उस बुजुर्ग का हाथ थाम लिया, जरा सा मान करते हुए। इस अदा ने आपको चौंका दिया। मनुहार करे तो देवता भी पिघल जाए। बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, आंखों में स्नेह भर आया।
अरे इसलिए परिवार की बच्ची, यह बेकार बातें मत कर। तेरे पिता भला मुझे डांटने की हिम्मत रखते हैं। मैंने अगर उन्हें माफ किया तो समझो उन्हें अगरबत्ती जलाकर शुक्र मनाना चाहिए। बुजुर्ग ने शायद ही कभी इस तरह हंसी मजाक किया हो। शर्माते हुए बोले, ठीक है, अब असली बात करते हैं। ये तो जरूर लू शाओयू ही होंगे। सच में युवा प्रतिभा है, बिल्कुल कुशाग्र, बुद्धि के धनी। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं लू फान हूँ। आपने विनम्रता से उस बुजुर्ग की ओर झुककर अभिवादन किया। बढ़िया, प्रतिभावान भी है और शिष्ट भी। ऐसा गाना लिखने वाले के लिए यही शोभा देता है। मैं लिन सीलिन हूँ, इस एमवी का निर्देशक। अगर बुरा न लगे तो उसली परिवार की बच्ची की तरह बस लिन अंकल कह देना। लिन अंकल तो आज्ञा शिरोधार्य। आपके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की सी मुस्कान बनी रही। शाबाश लड़के, तो चलो ऊपर चलते हैं। लिन सीलिन बहुत प्रसन्न थे, यहाँ तक कि उन्होंने बोलने का अंदाज भी बदल दिया और सीधे आपका हाथ थामकर लिफ्ट की तरफ ले चले। उन्होंने बाकी किसी का परिचय कराने की कोई कोशिश नहीं की। पीछे खड़े बाकी लोगों के साथ आपके पास बस चुपचाप चलते जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था, लेकिन आप उन बाकी लोगों को सिर हिलाकर अभिवादन करना नहीं भूले। लिफ्ट सीधे 20वीं मंजिल पर रुकी। लिफ्ट से बाहर निकलते ही लिन सीलिन आपको खींचकर एक छोटे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले गए। ली परिवार की बच्ची ने बताया कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, क्या पहले एक अंश गाकर सुना सकते हो? हमें यह गाना मिला तो है मगर अब तक सुना नहीं। मुख्य गायक अभी तय नहीं हुआ। आपने सहमति में सिर हिलाया। क्या आप बिना संगत के सुनना चाहेंगे या पियानो के साथ? बस पियानो की संगत काफी रहेगी। अब असली काम शुरू होने वाला था। लिन सीलिन स्पष्ट रूप से काफी गंभीर हो गए थे। उन्होंने आपको रिकॉर्डिंग रूम में अकेला छोड़ दिया और बाकी सभी को बाहर कर दिया। जब तकनीशियन ने माइक्रोफोन चालू किया तो बाहर खड़े सभी लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे। आप रिकॉर्डिंग रूम में दाखिल हुए, बैठे और मन को एकाग्र किया। जैसे ही आप काम के मूड में आए, बाहर से देखने वालों को आपका पूरा व्यक्तित्व बेहद गंभीर और केंद्रित लगने लगा। रिकॉर्डिंग रूम के अंदर आपके चेहरे के भाव खुली आंखों से भी साफ बदलते दिख रहे थे। यह देखकर लिन सीलिन ने सिर हिलाया। यही तो एक सच्चे संगीतकार की निशानी है। अंदर से पियानो की धुन उठने लगी। साधारण नायक के बोल भी उसी के साथ गूंजने लगे। बाहर खड़े सभी लोगों ने एक पल के लिए सांस रोक ली। पियानो की आवाज सुनते हुए उनकी नजरें एक पल के लिए भी अंदर से नहीं हटी। इस किनारे हो या उस किनारे, लंबा सफर है, बिछड़ना है, मिलना है, सुख दुख में लोग आते हैं जाते हैं। गाना खत्म होते ही आपने एक गहरी सांस ली और भावनाओं को संभाला। फिर उठकर रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आ गए। बाहर के सभी लोग अभी भी आपको अवाक होकर देख रहे थे। अगले ही पल सबने अनायास ही तालियां बजाना शुरू कर दिया। लिन सीलिन भावुक होकर आगे बढ़े और आपका हाथ थाम लिया। उनकी आंखें चमक उठी। लू, बस यही तो चाहिए था। मुझे लगता है अब मुख्य गायक बदलने की जरूरत ही नहीं, तुम ही गाओ। मुझे लग रहा है यह गाना नेट पर तहलका मचा देगा। साधारण नायक की एक लहर, यही तो वह असर है जो हम चाहते थे। रोज चुपचाप अपना फर्ज निभाने वाले नायक इसी के हकदार हैं। यह तारीफ सुनकर आप जैसे अनुभवी इंसान के गाल भी थोड़े से लाल हो गए, लेकिन आपने सिर हिला दिया और लिन सीलिन को बड़े ईमानदारी से कहा, लिन अंकल, मैं मुख्य गायक नहीं बनूंगा। मेरे पास इससे बेहतर एक विचार है। क्या आप सुनना चाहेंगे? लिन सीलिन की भौहें चढ़ गईं। इस गाने को बनाने वाले संगीतकार से बेहतर मुख्य गायक और कौन हो सकता है? यह देखकर कि लिन सीलिन साफ तौर पर थोड़े मायूस हैं, आपने और लुकाछिपी नहीं की, सीधे अपनी बात कह दी। बात यह है लिन अंकल, मुझे लगता है यह गाना बच्चों की आवाज में ज्यादा सुंदर लगेगा। एक तरफ बच्चों की आवाज में एक निर्मल और मासूम भोलापन होता है, दूसरी तरफ देश के इन नन्हे मुन्ने फूलों का उन गुमनाम नायकों के लिए गाना। यह बात दिल की गहराइयों तक उतर जाएगी। आपकी बात सुनकर लिन सीलिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, यह लड़का तो कमाल का प्रतिभाशाली है। मैंने यह क्यों नहीं सोचा? बच्चों में पहले से ही एक सहज अपनापन होता है। उनकी आवाज में यह गाना और उसके साथ हमारी शूट की हुई फिल्मी सामग्री, यह संयोग बेहद भावुक कर देने वाला होगा। शानदार। सच में युवाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। उस वक्त लिन सीलिन की आंखों में और भी उत्साह भर आया। उनके पीछे खड़े बाकी लोग भी ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी कोई नई रोशनी मिली हो। सब आपको अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। उन्होंने हजारों फुटेज में से कुछ खास दृश्य चुने थे जो इस गाने की धुन के साथ मेल खाएं, लेकिन मुख्य गायक का फैसला नहीं हो पा रहा था। किसे पता था कि आप एक ही वाक्य में यह समस्या हल कर देंगे। तुम सच में एक अद्भुत प्रतिभा हो। क्या हुआइन में हमारे साथ काम करने का मन है? यकीन रखो, हुआइन में तुम्हारी प्रतिभा कभी बर्बाद नहीं होगी। साफ दिख रहा था कि लिन सीलिन के मन में आपके लिए सच्चा आदर और लगाव जाग उठा था। वह आपको अपने पास रखना चाहते थे। उनको लगा कि ऐसी प्रतिभा को यूं बाहर छोड़ देना बड़ी बर्बादी है। नहीं 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 लिन अंकल, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। इस बार सबके काम आ सका, इतने से ही मैं बहुत खुश हूँ। आप बार बार हाथ हिलाकर मना करते रहे। लिन सीलिन के पास कोई जवाब नहीं बचा। क्या आजकल साधारण लोग भी ऐसे होते हैं? मगर उन्होंने जिद नहीं की। खैर, तुम कहीं जा तो नहीं रहे? आगे कभी मौका आया तो ढूंढ लूंगा। जब हम हुआइन की इमारत से बाहर निकले तो अनजाने में दोपहर के 1 बज चुके थे। मेरा दिमाग अभी तक भरा भरा सा लग रहा था। वे लोग काम की बातें करते करते थके ही नहीं। सब इतने जोशीले थे जैसे काम के दीवाने हों। आखिरकार लीशिया ने जरा नादर से कहा, खाने चले? तब जाकर हम दोनों वहां से निकल पाए। क्या आपको मुझे खाना खिलाना नहीं चाहिए? हुआइन के साथ काम हो गया, अब तो आप अमीर होने वाले हैं। लीशिया कभी कभार ही इतनी शरारती होती थी। उसने जबान निकालकर मुझे छेड़ा। यह सहायिका दिन ब दिन अपने किरदार से बाहर होती जा रही है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप तो एक रईस घराने की हैं और मुझ जैसे आम इंसान को लूटने की सोच रही हैं। आपको शर्म नहीं आती? कंजूस कहीं के। लीशिया ने मुझे एक नजर घूरा और फिर रूठकर पहले गाड़ी में जा बैठी। मैं मुस्कुराया और जल्दी से उसके पीछे चला गया। जितना ही सहायिका को जानता जा रहा हूँ, उतना ही महसूस होता है कि उसका स्वभाव सच में बहुत अच्छा है। पहली
पहली मुलाकात जैसा कोई दबाव अब बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल वैसी, बाहर से ठंडी अंदर से गर्म। आखिरकार इस खाने से बच नहीं पाया। खाना खत्म होने के बाद लीशिया गाड़ी चलाकर मुझे जिलेई फेंशिंग ले गई। इस बार यहाँ आना था अनुबंध लेने के लिए, यही तो मेरा असली मकसद था। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने थे शेनमेई सो के लिए। हम दोनों लिफ्ट में दाखिल हुए। पता नहीं क्यों मुझे अचानक लगा कि लीशिया का मूड कुछ ठीक नहीं है। उसका पूरा बदन सुस्त सा लग रहा था, जबकि अभी अभी तो उसने एक शानदार खाना खाया था। मैं सच में औरतों का दिल नहीं समझ पाता, बहुत पेचीदा होती हैं। लिफ्ट से बाहर निकलकर हम सीधे लीतियान के दफ्तर पहुंचे। वह पहले से ही दफ्तर में मौजूद थे। मेज पर अनुबंध तैयार रखा हुआ था। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। मुझे अंदर आते देख बोले, आ गए छोटे दोस्त, सुखद सहयोग के लिए। यह रहा अनुबंध। देखो, कुछ जोड़ना घटाना हो तो बताना। मैंने सिर हिलाया। मेज के सामने बैठा और अनुबंध पढ़ने लगा। अनुबंध बिल्कुल मानक था, 3 प्रतियों में तैयार। बस शेनमेई सो के दस्तखत होते ही तुरंत लागू हो जाता। अनुबंध की शर्तें वैसी ही थीं जैसी पहले तय हुई थी। जिलेई फेनिशिंग शेनमेई सो को सर्वोच्च संसाधन और अधिकतम स्वतंत्रता देगी। एक शब्द में कहें तो शेनमेई सो जो चाहे कर सकती है, कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकता। और यही तो मैं चाहता था। अनुबंध की अवधि 2 साल की थी। उसके बाद नवीनीकरण होगा या नहीं, यह पूरी तरह शेनमेई सो की मर्जी पर निर्भर था। पूरा अनुबंध पढ़ने के बाद मैंने उसे संभाल कर रख दिया। फिर उठकर ली त्यान की तरफ हाथ बढ़ाया। शुक्रिया अध्यक्ष ली, सुखद सहयोग। इस तरह का अनुबंध सामने रखने के बाद आपके मन में ली त्यान के प्रति सम्मान काफी बढ़ गया था। कम से कम वह उन धूर्त पूंजीपतियों जैसे नहीं थे जो अनुबंध के हर कोने में जाल बिछा कर रखते हैं। शुक्रिया मत करो, मैं तुम्हारी प्रतिभा को महत्व देता हूँ, तुम हमारी कंपनी के संसाधनों को। यह तो दोनों के लिए फायदेमंद है। और जो बात तुमने कही थी हमारी कंपनी के लिए संगीत लिखने की, उसके लिए मैं अलग से कोई अनुबंध नहीं बनाऊंगा। मुझे छोटे दोस्त के चरित्र पर भरोसा है। लीतियान उठकर हाथ मिलाते हुए बोले। मैंने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया, लेकिन साथ ही अपनी शर्त भी स्पष्ट कर दी। चिंता मत करिए, लेकिन एक बात पहले ही कह देता हूँ, मैं सिर्फ थीम सॉन्ग लिखूंगा। और किसके लिए लिखूंगा यह पूरी तरह मेरी मर्जी पर निर्भर होगा। हर कोई आकर मुझसे गाने मांगने न लगे। व्यक्तित्व भी है और उसे साबित करने की प्रतिभा भी। लीतियान को आपसे लगाव होता जा रहा था, लेकिन जब उनकी नजर बगल में खड़ी अपनी बेटी के चेहरे पर पड़ी तो उनके मन में एक लंबी सांस उठी। अफसोस, इतनी कम उम्र में शादी कर ली। इस छोटे दोस्त की प्रतिभा के साथ अगर हमारी कंपनी की शीर्ष गायिका को गाने की जरूरत न होती तो मैं कभी इनके पास नहीं जाता, क्योंकि तुम भी जानते हो आगे चलकर तुम्हारी शोहरत के साथ तुम्हारा लिखा हर गाना बेशक एक उत्कृष्ट कृति होगी। दोनों पक्षों के बीच खुशनुमा सहयोग तय हो गया। तभी लीतियान ने अचानक विषय बदला। अब अनुबंध हो गया। छोटे दोस्त कब वापस जाने का इरादा है? आपको समझ नहीं आया कि उन्होंने यह क्यों पूछा, लेकिन तुरंत जवाब दे दिया। मेरा इरादा है अभी होटल जाऊं, थोड़ा सामान समेटूं और फ्लाइट बुक करूं, जल्द ही निकल जाऊंगा। वैसे भी यहाँ अब मेरी जरूरत नहीं रही। अध्यक्ष ली, कोई और बात कहनी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो फिर शुभ यात्रा। लीतियान जल्दी से मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन यह मुस्कान आपकी नजर में कुछ अजीब सी लगी। जैसे ही आपने कहा कि जा रहे हैं, वह इतने प्रसन्न क्यों हो गए? ज्यादा सोचे बिना आप उठे और विदा ली। लीशिया आपको होटल के दरवाजे तक छोड़ने आई, लेकिन अंदर नहीं आई। जिलेई फेंशिंग में कदम रखने के बाद से उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लूफान, एयरपोर्ट तक छोड़ने नहीं आ पाऊंगी, खुद चले जाना, मुझे थोड़ा काम है, पहले निकलती हूँ। आपने मुड़कर हाथ हिलाया। रास्ते में ध्यान रखना। फिर आप होटल के अंदर चले गए। लीशिया आपकी पीठ को जाते देखती रही। न जाने क्यों मन में हल्का सा गुस्सा उठा। उसने गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाया और वहां से निकल गई। आखिरकार घर जा रहा हूँ, अपनी छोटी सी प्यारी से मिलने की बहुत याद आ रही है। आपने जल्दी जल्दी सामान बांधा, टिकट बुक किया, चेकआउट किया और टैक्सी बुलाई। सब कुछ पलक झपकते हो गया। शाम के 6 बजे हाथ में उपहारों से भरा थैला लिए आप उसी जाने पहचाने अपार्टमेंट परिसर में दाखिल हुए। कदम अनायास ही हल्के हो गए। जब आपने उस कमरे का दरवाजा खोला जहां काफी दिनों से नहीं गए थे, तो बैठक में असामान्य खामोशी थी। शेनमेई सो और युआन दियान दोनों में से कोई भी घर पर नहीं लगता था। जिसे देखने की इच्छा थी, उसे तुरंत मुलाकात न हो पाने से दिल में हल्की सी उदासी छा गई। लेकिन ठीक उसी पल बेडरूम का दरवाजा अचानक खुला। शेनमेई सो आंखें मलते हुए नींद से भरे चेहरे के साथ धीरे धीरे बाहर निकली। जैसे ही उसकी नजर आप पर पड़ी, वह एकदम चौंक कर जाग गई। उसकी आंखें अनायास ही बड़ी हो गईं। इस वक्त वह नाइटर ड्रेस पहने हुए थी। एक कंधे की पट्टी फिसलकर बांह तक आ गई थी। बाल बिखरे हुए थे। छोटे छोटे होंठ हल्के से खुले थे। सोती हुई सुंदरी का नजारा आंखों के सामने था। दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। धुंधली रोशनी में चुपचाप एक दूसरे को निहारते रहे। फिर लूफान के चेहरे पर धीरे धीरे एक शरारती मुस्कान फैल गई। मैं आ गया। शेनमेई सो का चेहरा धीरे धीरे गुलाबी हो गया। वह वहीं खड़ी रह गई। समझ नहीं आया क्या करे। मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक मीठी सी कोमलता भी। उसने सिर झुकाकर धीमे से जवाब दिया और साथ ही सहज ही अपनी फिसली हुई पट्टी को ऊपर खींच लिया। पट्टी कंधे तक वापस आ गई। हाँ, और यह लो, ये तुम्हारे लिए। लूफान ने अचानक पीठ के पीछे से लेवेंडर का एक गुच्छा निकाला। रास्ते में किसी को बेचते देखा। खुशबू इतनी अच्छी थी कि बस खरीद लिया। शेनमेई सो अवाक रह गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और आपके हाथ से लेवेंडर का गुच्छा हल्के से थाम लिया। उसका चेहरा सुबह की लाली जैसा दमक उठा। ये पहला फूल था जो उसे आपसे मिला था। लेवेंडर, लेवेंडर की भाषा है मुक्ति और आशा। उसे ये फूल बहुत पसंद था। शुक्रिया। शेनमेई सो ने हिम्मत जुटाकर सिर उठाया और सीधे आपकी आंखों में देखा। पलकें हल्के से झपकी। आपने खाना खाया? आप हंस पड़े। नहीं, शायद तुम दोनों ने भी नहीं खाया होगा। मैं रात का खाना बनाता हूँ, तुम जाकर हुआन हुआन को जगाओ। शेनमेई सो पहले खुद
खुद बनाने की सोच रही थी। आप बाहर से पूरा दिन थके हुए लौटे हैं, लेकिन आपकी आंखों में दृढ़ता देखकर और यह याद करके कि आपका खाना उससे कहीं बेहतर बनता है, वह मान गई। ठीक है, मैं हुआन को बुला लाती हूँ। यह जानकर कि आप आ गए वह बहुत खुश होगी। पिछले 2 दिनों से बस आपके बारे में पूछती रही है। यह कहकर शेन मेई सो मुड़कर बेडरूम की तरफ चली गई। इस बार उसने दरवाजा बंद नहीं किया, बस हल्का सा अधखुला छोड़ दिया। आपने अंदर झांका। हुआन पीठ के बल लेटी, हाथ पैर फैलाए गहरी नींद में सोई हुई थी। शेन मेई सो ने धीरे से बच्ची को उठाया। वह तब भी नहीं हिली। जब शेन मेई सो उसे आपके सामने लेकर आई तो उसके छोटे से चेहरे को एक चुंबन दिया और धीरे से फुसफुसाई, हुआन उठो, बाबा आ गए। हुआन अचानक हिली, धीरे धीरे उन प्यारी सी आंखों को खोला, इधर उधर बेसुधी से देखा, फिर वे नन्ही सी आंखें अचानक चमक उठी। दोनों छोटे छोटे हाथ आपकी तरफ उठ गए। बाबा। हुआन बाबा को बहुत याद कर रही थी। वह छोटी सी गुड़िया किसी भालू के बच्चे जैसी लग रही थी। जैसे ही आपने उसे गोद में उठाया, उसने आपकी गर्दन में दोनों बाहें कसकर लपेट ली और छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। आपके ऊपर लटकी रही जैसे कोई छोटा सा लॉकेट। यहाँ तक कि जब आप रसोई में खाना बनाने गए तब भी वह नीचे उतरने को तैयार नहीं थी। आखिरकार शेन मेई सो को आकर समझाना पड़ा। नए खरीदे गए खिलौने से बहलाकर आखिरकार छोटी बच्ची को नीचे लाने में सफलता मिली। उसे सोफे पर बैठाया और ह्यूयन खिलौनों से खेलने लगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बीच बीच में रसोई की तरफ झांकती रहती थी, जैसे डर हो कि भाई की परछाई फिर से कहीं गायब न हो जाए। थोड़ी देर की व्यस्तता के बाद खाना दाल मेज पर आ गया। पूरा परिवार खुशी और सौहार्द के साथ खाने की मेज पर बैठ गया। थेमो सो ने सिर झुकाकर नीचे देखा। ह्यूयन ने तो पहले से ही अपनी छोटी सी चॉपस्टिक थाम ली थी। एक बड़ा सा घूंट लिया। 1 सेकंड में ही नूडल्स का एक सिरा पेट में चला गया। साथ ही उसकी आंखें भी हंसकर अर्धचंद्र बन गई। इस तरह खाते देखकर तो लगता था जैसे थेम ओसो ने बच्ची को कई दिनों से भूखा रखा हो। इससे थेम ओसो को गुस्सा भी आया और बेबसी भी महसूस हुई। खुद की क्षमता कम हो तो लाखों बार हार ही जाना पड़ता है, इससे ज्यादा क्या कहें। इसी बात ने थेम ओसो को और तेज खाने पर मजबूर किया। आखिर क्यों? जब दोनों माँ बेटी घर पर रहती थी तो ऐसी भूख का एहसास ही नहीं होता था। वो अभी अभी लौटे थे। अचानक उन दोनों का पूरा बदन ढीला पड़ गया। थेम ओसो खाते खाते इधर उधर सोचती रही। पीछे मुड़कर देखो तो सच में डर लगता है। पहले तो वे इस आदमी से जितना हो सके दूर भागना चाहती थी, लेकिन बस थोड़े ही समय में वो चुपके चुपके उनके रंग में रंग चुकी थी। खाने की मेज पर बस घूंट घूंट पीने की आवाजें बची थी। जब थेमो सो ने खाना खत्म किया तब पता चला कि वो और ह्यूयन न जाने कब से खाना खत्म कर चुके थे। दोनों ने एक साथ नजरें उठाकर उसे एकटक देखना शुरू कर दिया। थेम ओसो का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी से उठी और अपनी घबराहट छुपाने के लिए रसोई की तरफ भाग गई। फिर से मेज पर रखे कटोरे उठाने लगी। मैं बर्तन धो देती हूँ, आप थोड़ी देर ह्यूयन के साथ खेलिए। उसने उनकी कटोरी उठाई और रसोई की तरफ चल पड़ी। थेमोसो किसी हवा के झोंके की तरह रसोई में घुस गई। उन्होंने सिर हिलाया। इस बार सच में उनसे बहस करने का मन नहीं था। आखिर वो इतनी जल्दी में क्यों थी? बाबा जल्दी आओ, ह्यूयन के साथ पजल लगाओ। ह्यूयन सोफे से कूद गई और उनका हाथ पकड़कर सामने वाले सोफे की तरफ खींचने लगी। उनकी मदद से ह्यूयन ब्लॉक्स जोड़ने लगी, मिलाकर एक छोटे से घर का आकार बना लिया। साथ ही बच्चों जैसी मीठी तोतली आवाज में हंसती रही। उन्होंने अभी घर के हालात के बारे में पूछने का मन बनाया था। छोटी बच्ची भी कुछ छुपाने वाली नहीं थी, खासकर जब बात थेम ओसो की हो। बच्ची ने तो अपनी माँ को पूरी तरह बेच ही दिया। माँ को भी बाबा की याद आती है। मैंने देखा है, माँ अक्सर बाबा के गाने वाले वीडियो देखती है। बच्ची चुपके चुपके मुस्कुरा रही थी और मुंह दबाकर हंस रही थी। सच में यह जानकारी मांगी नहीं थी, लेकिन समस्या यह थी कि ह्यूयन ने यह बात बहुत जोर से कही। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि थेम ओसो रसोई से निकलकर आ चुकी हैं। उस वक्त थेम ओसो का खूबसूरत चेहरा पके टमाटर की तरह लाल हो गया था। आंखों में खतरे के भाव भर आए। वो ऊपर से उस छोटी गद्दार को घूर रही थी जो बाबा का दिल जीतने की कोशिश में माँ को बेच रही थी। ह्यूयन को अचानक एहसास हुआ कि बाबा चुप हो गए। शक होने पर उसने सिर उठाया। सामने माँ का लाल तमतमाया चेहरा दिखा। उसने एक चीख मारी और दौड़कर बाबा की गोद में छुप गई। मुंह से लगातार बड़बड़ाती रही, माँ नहीं दिखती। इससे थेम ओसो हंसे बिना न रह सकी। हाथ बढ़ाया और बाबा की बाहों से बाहर झांकती उस नन्ही सी पिछाड़ी पर हल्की सी थपकी दी, लेकिन उनकी नजरें उन पर टिकी थीं जो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। सुनो, ह्यूयन की बात पर ध्यान मत दो। ऐसा कुछ नहीं है तो माँ झूठ बोल रही है। झूठ बोलना अच्छे बच्चों का काम नहीं। ह्यूयन ने अपना छोटा सा मुंह बाबा की गोद में छुपा लिया। उन्होंने धीरे से आवाज लगाई। देखा कि थेम ओसो का गुस्सा भड़कने वाला है। वो फौरन दोनों हाथ उठाकर हार मान गए। बच्ची को पूरी तरह उजागर करते हुए बोले, नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। जो समय की नजाकत समझे वही समझदार है। लेकिन ह्यूयन बेचारी फंस गई। उसे थेम ओसो ने तुरंत खींचकर एक अच्छी खासी डांट लगाई। उस नन्ही बच्ची की गोल गोल बड़ी आंखों में आंसू चमक रहे थे। उसने हाथ बढ़ाकर दूर बैठे बाबा को देखा जो बड़े शांत भाव से बैठे थे। बिल्कुल न सोचा था, अभी मुंह फेरा नहीं कि माँ ने उसे बेच दिया। इस परिवार की खुशहाली के लिए बस अपनी प्यारी बिटिया को थोड़ा सा सहना पड़ेगा। पूरा परिवार थोड़ी देर खूब हंसा खेला। आखिर में सिर्फ वो नन्ही सी अकेले सब कुछ सहती रही। रोते रोते वहीं बैठी थपथपाती रही। उन्होंने उस छोटे से सिर को दूर से प्यार से सहलाया, तब जाकर उठे। सूटकेस से एक फाइल बैग निकाला।